नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीकली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपको आज हम एक पूरा 16 फरवरी से 28 फरवरी घटनाएं क्योंकि कम थी, हफ्ता छोटा था, तो पूरा एक 13-14 दिनों का ये संग्रह है ताकि आपकी चीजें कम समय में कवर हो जाएं। मैं एक एक हफ्ते के भी कराता तो वो 20-20, 22-22 सवाल बैठ पाते, तो ये 40 सवाल पूरे लगभग 14-15 दिनों के हैं। तो आप सभी को पता है इस क्लास का फॉर्मेट, इसमें हम सबसे पहले घटनाएं डिस्कस करते हैं, घटनाओं के बाद उससे बन सकने वाले या संबंधित प्रश्न डिस्कस करते हैं। उसके अलावा मैं क्लास के दौरान ही आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाना बताता हूं कि कैसे आपको इस घटना का शॉर्ट नोट बनाना है, कितना लिखना है। इससे बेहतरीन मॉड्यूल करंट अफेयर्स का शायद ही आप कहीं पाएंगे। पूरे विभिन्न अखबारों पत्रिकाओं से कलेक्ट करके ये कलेक्शन रहता है ताकि आपके लिए एक करंट अफेयर्स का एक वन स्टॉप सोल्यूशन हो सके। डेली एक-एक 2-2 घंटा करंट अफेयर्स में ना बर्बाद करें। वन लाइनर करंट अफेयर्स के लिए आप डिस्क्रिप्टिव तो एडिटोरियल वगैरह पढ़ ही सकते हैं, उससे ना सिर्फ आपकी बुद्धि क्षमता का विस्तार होगा अपितु आप लिखना भी सीखेंगे, अच्छे टर्मिनोलॉजी, अच्छे शब्द भी आपके वोकैब्स में आएंगे। तो यूपीपीसीएस लेवल का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इवन यूपी ट्रिपल एससी का भी कोई एग्जाम दे रहे हो, ये करंट अफेयर्स का साप्ताहिक चालीसा आपके लिए हर एग्जाम के लिए बेस्ट है। साप्ताहिक चालीसा हमने इसको क्यों नाम दिया है, 40 क्वेश्चन है और आपको चालीसा की तरह इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं 16 से 28 फरवरी के बीच की। पहली महत्वपूर्ण खबर है, गुजरात के गांधीनगर से डिजिटल खाद्य वितरण के एक नए युग की शुरुआत की है। माननीय गृह मंत्री जी ने इसको किया है, ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे, है ना। चलिए इससे महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं क्या है। भारत की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीटी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, डिजिटल खाद्य वितरण प्रणाली। आपसे पूछा जाएगा कहां से शुरू हुई, शॉर्ट नोट में लिखोगे डिजिटल खाद्य वितरण प्रणाली डैश अमित शाह जी द्वारा शुरू हुआ डैश गुजरात के गांधीनगर से। पीडीएस का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फरवरी 2026 में गुजरात के गांधीनगर में किया। इस पहल से लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकानों से अनाज खरीदने के लिए अपने वॉलेट में से डिजिटल खाद्य कूपन प्राप्त करने की सुविधा रहेगी। मतलब आप वहां राशन की दुकान पे जाके जो पैसा देते हो उसकी जगह डिजिटल खाद्य कूपन दे सकते हो। उद्देश्य क्या है, खाद्य वितरण के लिए एक पारदर्शी, आधुनिक और कुशल प्रोग्राम करने योग्य ई-रूपी समर्थित प्रणाली की शुरुआत करना। लाभार्थी क्यूआर कोड स्कैन करके उपयोग करके उचित मूल्य की दुकानों पर सीधे प्रोग्रामेबल ई-रूपी के रूप में जाने वाले डिजिटल टोकन का यूज कर सकते हैं। ये एक आधुनिक प्रकार का सिस्टम है, लेकिन ग्रामीण बस्तियों में अभी जहां लोग क्यूआर स्कैन करके भी पे नहीं करते हैं, जो पिछड़े अन्य इलाके हैं, वहां इस प्रकार की चीजें शायद, लेकिन ठीक है, सरकार डिजिटल समावेशन की बात कर रही है तो उस प्रकार की चीजों के लिए अच्छा है। बिचौलियों को समाप्त किया जाएगा, अनाज का प्रत्यक्ष और त्वरित वितरण सुनिश्चित होगा। साझेदारी इस पहल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी इसका पूरा सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट वाला काम करेगी और आरबीआई पूरा डिजिटल करेंसी वाला काम करेगी। तो आपको सिर्फ इसका स्थान याद रखना है, किसने इनॉर्गेट किया है ये याद रखना है, ये शॉर्ट नोट में लिख लोगे। कौन सा सही नहीं है, हाल ही में भारत की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी आधारित सार्वजनिक पीडीएस प्रणाली का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसको जरूर याद रखोगे। किसने शुरुआत की, गुजरात के गांधीनगर से किया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इस पहल से लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकानों से अनाज खरीदने के लिए अपने वॉलेट से डिजिटल कूपन प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही। हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ना तो एक ना दो, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 आप सभी को पता है बड़े लेवल का कार्यक्रम ये हुआ, सवाल परीक्षाओं में इससे बनेंगे, बड़े लेवल का कार्यक्रम हुआ। मैं बार बार आपको कहता हूं उस घटना को जरूर ध्यान रखोगे जिसको सरकार खूब की क्या बता रही है, कि क्या ना समझते हो, खूब प्रचार प्रसार जिसका हो रहा है। मेंस में यहां से सवाल बहुत अच्छा बनेगा, पीसीएस मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी यहां से सवाल बन सकते हैं। तो इसका थीम क्या था, कब हुई, कहां हुई, ये सब बात हम देखेंगे। शॉर्ट नोट बताऊंगा क्या बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तो आप याद रखोगे मेटी ने इसको ऑर्गेनाइज किया है ना। 16 से 20 फरवरी, इसकी डेट भी पूछी जा सकती है। डेट आपको डरते हो ना, आपकी यूपीपीसीएस डेट पूछता है, वो एक आध बकवास सवाल पूछ लिया जाए उसकी मैं कह नहीं सकता। जैसे 2024 वाले में पूछा था युद्ध अभ्यास की डेट, उसका नहीं कह सकते, लेकिन सामान्य रूप से जो
बड़ी घटनाएं उनकी डेट आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो ये क्योंकि काफी बड़े लेवल पर प्रचार प्रसार हुआ था, 16 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन हुआ। आप लिखोगे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 डैश नई दिल्ली भारत मंडपम डैश, डेट जरूर लिखोगे 16 से 20 फरवरी 2026। एआई इंपैक्ट समिट सियोल पेरिस में आयोजित होने वाले पिछले आयोजनों के बाद वैश्विक दक्षिण जो ग्लोबल साउथ की संकल्पना है उसमें आयोजित होने वाला पहला एआई शिखर सम्मेलन है। मतलब पहले कहां हो चुके हैं, सियोल में हो चुका है और पेरिस में हो चुका है। इस शिखर सम्मेलन का विषय था, विषय जरूर याद रखोगे, तो अगला शॉर्ट नोट में डैश मार के लिखोगे विषय क्या है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी का कल्याण सभी का सुख। ठीक है, इसको जरूर याद रखोगे, ये इसका उद्देश्य है और उद्देश्य के साथ साथ ये इसका विषय भी है, थीम भी है। एआई इंपैक्ट समिट 2026 के 3 प्रमुख लक्ष्य थे। क्या? एआई का लाभ उठाकर लोगों को सशक्त बनाना, एआई से पॉजिटिव इंपैक्ट जितने हो, सरकारी योजना कोई एआई की आएगी और उसमें रिलेटेड कोई पॉजिटिव इंपैक्ट आए तो वो सही ही होगा। ठीक है, नवाचार को बढ़ावा देना, भारत को पूरी दुनिया के लिए एआई सेवा प्रदाता के रूप में स्थापित करना और एआई को लोकतांत्रिक बनाना, डेमोक्रेटिक बनाना, ताकि कुछ लोगों का हक ना रहे। इसमें 7 कार्य समूह शामिल थे, है ना। ये स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है। 7 कार्य समूह शामिल थे जिन्हें चक्र कहा जाता था, जो लचीलापन, नवाचार, दक्षता, मानव पूंजी, सुरक्षित विश्वसनीय एआई, विज्ञान, एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण जैसे विषय को संबोधित करते थे, इनको कवर करते थे। सवाल क्या बन सकता है, तो आप डेट याद रखोगे, स्थान याद रखोगे, थीम याद रखोगे, 3 चीज जरूर याद रखोगे। हाल ही में 16 से 21 फरवरी थी क्या, मुंबई में आयोजन किया गया, दोनों गलत है, डेट भी गलत है, स्थान भी गलत है, स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाएगा। जैसे ही 1 गलत हुआ तो स्टेटमेंट गलत हो गए, ये केवल 2 और 3 बचा। देख लेते हैं, एआई इंपैक्ट समिट 2026 ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला एआई शिखर सम्मेलन है। इससे पहले सियोल और पेरिस में हुए, आप चाहें तो शॉर्ट नोट में यह बात भी लिख सकते हैं। थीम क्या है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी का कल्याण सभी का सुख है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 और 3 विल बी द राइट आंसर। देन स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन 4 स्टार 5 स्टार प्रश्न है, पेपर में जरूर पूछा जाएगा। ये आप देख सकते हो, असम के मुख्यमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, है ना, दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये भी एकदम बॉस वाली भूमिका में रहते हैं असम के मुख्यमंत्री। आजकल तुम इनकी रीलें देख रहे होगे, ये जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। असम में वोटिंग होनी है, असम में इलेक्शन होना है, जन विश्वास यात्रा निकल रही है, उसमें महिलाएं इन पे अपार प्रेम बरसा रही हैं। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2026 को असम में, कहा, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 लेन वाले कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। तो आप लिखोगे कुमार भास्कर वर्मा सेतु डैश असम डैश ब्रह्मपुत्र नदी डैश 6 लेन सेतु। यह भी बात आपको ध्यान देनी चाहिए। गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ेगा, तो गुवाहाटी को गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ने वाला 3030 करोड़ रुपए का परियोजना पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्रा डोज्ड प्रीसेंट कंक्रीट पुल है, जिसकी यात्रा का समय लगभग 7 से 10 मिनट कम हो जाता है। इसमें एक रियल टाइम ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, यह किसी भी समस्या का पता लगाने में सहायक होता है, सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ब्रिज कैसे काम करेगा, क्या क्या चीजें होंगी, इसको देखेगा। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जिसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, ये ध्यान रखोगे। इस पुल का नाम, या भास्कर बर्मन कौन है, कुमार भास्कर बर्मन के नाम पर रखा गया है। आप देख रहे हो कुमार भास्कर वर्मा, जो 7वीं शताब्दी के प्राचीन कामरूप साम्राज्य के एक प्रसिद्ध शासक थे। कामरूप साम्राज्य असम में था, जैसे पिछली बार अहोम साम्राज्य था, मोहितदम्स जो उसका यूनेस्को ने अपनी विरासत सूची में शामिल किया, वैसे ही ये कामरूप साम्राज्य के एक शासक है। इस कार्यक्रम में पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिब्रूगढ़ जिले के मोरान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक आपातकालीन लैंडिंग सुविधा, जो संभवतः हमने पिछले हफ्ते वाली करंट अफेयर्स में पढ़ी थी, उसका भी उद्घाटन किया है ना। तो असम के डिब्रूगढ़ जिले में ये भी आप ध्यान रखना, है ना। यह पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी पहली सुविधा है इस तरीके की कि पूर्वोत्तर में भी फाइटर जेट्स और आपातकालीन लैंडिंग हो सकती है आवश्यकता पड़ने पर। तो ये पूर्वोत्तर की स्थिति को सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए कदम है। प्रश्न क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, सही हमसे पूछा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉर्गेटेड द 6 लेन कुमार वर्मा सेतु, तो 6 लेन है, ध्यान रखोगे। द ब्रेक बराक रिवर इन द असम फरवरी, तो ये क्या बराक रिवर पे है, क्या ब्रह्मपुत्र पे है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है वो गलत हो जाएगा। इट इज द फर्स्ट एक्स्ट्रा बेस्ड
प्रेसिपिटेटेड कंसंट्रेट पीएससी ब्रिज इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हाँ इसको मान सकते हो, क्योंकि हमने दिया कि एक विशेष प्रकार की सुविधाओं वाला ब्रिज है, ये हमने पढ़ा कहीं। यह पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्रा डोज्ड प्रीसेट्स कंक्रीट पुल है, तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, विकल्प संख्या बी, है ना। अब आप देखो, हम घटना पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं कि आप ये लिख लो, इतना ध्यान रख लो। इससे प्रिसाइज मटेरियल करंट अफेयर्स का, इससे बेहतरीन तरीके की करंट अफेयर्स की क्लास अगर आपको मिलती हो तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। खैर, लेकिन आप अपने कमेंट में व्यूज जरूर दिया करो कि सर हाँ इस चीज से हमें लाभ मिल रहा है या ये अच्छा है। आप कमेंट करते हो तो वो किसी भी अध्यापक के लिए, जहां से भी आपको पढ़ाई अच्छा लगे, उसको एक कमेंट करके अवश्य सूचित किया करो कि हाँ आपका पढ़ाया हुआ हमें समझ में आता है, ठीक है। उससे क्या होता है, टीचर को भी थोड़ा सा एनहेंसमेंट मिलता है। बाकी तो कार्यक्रम चल ही रहा है, लाइक हाइप वाइप तो आप कर ही देते हो। चलो, भारत विस्तार, ये क्या है? भारत विस्तार कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए आभासी एकीकृत प्रणाली का शुभारंभ। व्हाट इज भारत विस्तार? तो आपसे पूछा जा सकता है भारत विस्तार क्या है, तो ये टर्मिनोलॉजी से आप अवगत हो। हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह जी हैं 17 फरवरी 2026 को राजस्थान के जयपुर से किसानों के लिए डिजिटल सहयोगी भारत विस्तार, तो आप लिखोगे भारत विस्तार डैश कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए आभासी एकीकृत प्रणाली, आप इसको लिखोगे डैश। इसका शुभारंभ राजस्थान के जयपुर से शिवराज सिंह चौहान ने किया, तो ये डैश डैश मार के बाद लिख लोगे। इस पहल का उद्देश्य किसानों को स्मार्ट, सशक्त और सूचना से भरपूर बनाना है, ताकि उनको पता चले कि क्या क्या चीजें आगे होने वाली हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान अपने मोबाइल फोन से एक ही कॉल में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। भारत विस्तार आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से भारत विस्तार क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए एक आभासी एकीकृत प्रणाली है, मतलब फोनो कॉल जैसा सिस्टम है। तो ये पता होना चाहिए। तुमको लगे भारत विस्तार करना चाह रहा है जी, बृहत्तर भारत बनना चाह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 24 घंटे डिजिटल कृषि विशेषज्ञ के रूप में उपलब्ध रहेगा और भारत विस्तार में मौजूद बात करने वाले एआई सहायकों का नाम क्या है? जो एआई सहायक है उसका नाम क्या है? भारती दीदी है। नमस्ते, मैं भारती बोल रही हूं, मैं किस प्रकार से किसान भाई की सेवा कर सकती हूं? चलो जी, हमारे खेत में बारिश नहीं हो रही, बारिश करवा दे दीदी। अगले 6 महीने में यह कुल 11 भाषाओं में उपलब्ध होगा। अगले 6 मंथ में हम इस पे ऐसा काम कर लेंगे कि 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। भारत विस्तार के साथ साथ इस कार्यक्रम में कृषि के लिए एआई रोडमैप, एआई हैकाथन और एग्री कोश भी लॉन्च किया है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानकारी और ये सब इसमें मिलेंगी, ठीक है। सवाल क्या बन सकता है, कौन सा सही नहीं है? तो आपको इसके शॉर्ट नोट में क्या बनाना है, ये लिखना है भारत विस्तार, ये डैश मार के लिखना है। ये कहां से शुरू हुआ? राजस्थान के जयपुर से केंद्रीय कृषि मंत्री ने शुरू किया है, इतनी बात आपको लिखनी है। और आपको अंडरस्टूड है कि भाई इसमें जो एआई एक बात करेगी, किसानों की हेल्प करेगी, उसका नाम भारती है। सवाल क्या बन सकता है? 17 फरवरी 2026 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए डिजिटल सहयोगी भारत विस्तार का शुभारंभ दिल्ली में किया। गलत, जैसे ही दिल्ली आया गलत। स्थान महत्वपूर्ण है, राजस्थान के जयपुर से। भारत विस्तार के साथ साथ इस कार्यक्रम में कृषि के लिए एआई रोडमैप, एआई हैकाथन, एग्री कोश भी लॉन्च किया गया। स्टेटमेंट नंबर 2 इज द राइट, देन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक मिनट, हमसे पूछा है क्या सही नहीं है। देखो ऐसी गलतियां बड़े बड़े शहरों में होती रहती हैं। क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, 2 तो सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो स्पोर्ट्स वुमेन किसको चुना गया है? अगर आप इस दीदी को जानते हो तो फोटो देख के पहचान जाओगे। स्मृति मंधाना जी हैं, ये भारतीय महिला क्रिकेट की उप कप्तान है। स्मृति मंधाना को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल, इजी लेवल का सवाल है। ये दीदी है बगल में, देख लो। 2025 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत 2025 आईसीसी महिला विश्व कप की जीत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और आरसीबी को डब्ल्यूपीएल, जो वुमेन प्रीमियर लीग है आईपीएल की तरह, उसमें जिताने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए इनको यह पुरस्कार बीबीसी है क्या? हाँ, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। शतरंज चैंपियन दिव्या देशमुख को 20 साल की उम्र में महिला विश्व कप जीतने के बाद बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो दिव्या देशमुख क्या है? ये दिव्य हैं, तो इमर्जिंग मतलब उभरते हुए सितारे। तो बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर क्या है? दिव्य है, दिव्या दीदी है, तो इसको याद रखोगे। दिव्या शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाली चौथी भारतीय महिला भी है। नई दिल्ली में आयोजित 2025 विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने के बाद प्रीति पाल को बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द
ईयर। तो प्रीति पाल जो है पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, प्रीति पाल है, ठीक है। तो प्रीति पाल पैरा स्पोर्ट्स वुमेन है। स्पोर्ट्स वुमेन और पैरा स्पोर्ट्स, पैरा मतलब जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके जो खिलाड़ी होते हैं उनको, तो प्रीति पाल जी जो है उनको पैरा, तो पासे पाल पा प्रीति, पासे पाल और पासे पैरा, ये ऐसे करके ध्यान रखना, इनसे सवाल बनेगा। मैचिंग का बड़ा शानदार सवाल बन सकता है। तो प्रीति पाल जी को पैरा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के 25 वर्षीय खिलाड़ी, इससे पहले 2025 के पैरा ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते थे। प्रीति पाल जी ने यूपी की भी है, इसलिए सवाल बनने की संभावना है। निशानेबाज अंजलि भागवत को बीबीसी ISWOT लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अंजलि भागवत जी को सिडनी ओलंपिक 2000 में वह ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी थी, इसलिए अंजलि भागवत। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? दैट इज स्मृति मंधाना। ये क्या है? स्पोर्ट्स पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। दिव्या देशमुख क्या है? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। अंजलि भागवत क्या है? तो अंजलि भागवत आपके जो लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है इनको मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मधुमक्खी गलियारे बनाएगा। ये क्या सिस्टम है? महत्वपूर्ण बात है, समझते हैं। रोड सेफ्टी मेंस में कहीं भी आता है तो आप इसको लिखोगे, है ना। ऐसे एग्जांपल्स आपको, अब मेंस में आपको पता क्या कि कैसे आएगा, इसीलिए कहता हूं कि मेंस के सिलेबस पे निगाह डालते रहा करो, क्या क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहा करो। तुम एक 4-5 दिन की एक्सरसाइज कर लो मेंस के, तुम यूनिट वाइज कोशिश करो। यूपीपीसीएस मेंस के पिछले 5-6 साल के जो पेपर हुए हैं यूनिट वाइज, उनमें तुम अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करो कि इस यूनिट से क्या क्या सवाल पूछे गए, इस यूनिट से। जब तुम ये एक्सरसाइज कर लोगे तो तुमको लगेगा कि आई एम मेंस रिच, फिर तुम चीजों में मेंस पकड़ोगे कि ये मेंस में लिखा जा सकता है। खैर, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने 17 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मधुमक्खी गलियारे, परागकरण गलियारे विकसित करने की एक अनूठी पहल की घोषणा की है। इस आपसे पूछ सकता है ये किसने की? तो मधुमक्खी गलियारे NHAI ने शुरुआत किया है। इस परियोजना का उद्देश्य सड़क किनारे लगाए गए वृक्षारोपण को मधुमक्खियों और परागकणों के लिए पारिस्थितिक आवासों में परिवर्तन करना है, जिससे जैव विविधता को बढ़ावा मिले और कृषि परागकण में डेवलपमेंट हो। मतलब जो रोडों के किनारे पेड़ लगे हुए हैं उन पे मधुमक्खी पालन होगा, और जब उन पे मधुमक्खी पालन होगा तो कृषि, मधुमक्खियां एक जगह से दूसरी जगह उड़ती हैं, पौधों के परागकण एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, तो उनमें हेल्पफुल होगा। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण को नुकसान के कारण परागकणों पर पड़ने वाले पारिस्थितिकी तनाव को कम करना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना। तो आप इसको एग्रीकल्चर के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, कार्यान्वयन। NHAI कार्य योजना 2026-27 से लगभग 40 लाख पेड़ लगाने की है, जिसमें लगभग 60% मधुमक्खी गलियारे के पहल के अंतर्गत आएंगे। रणनीतिक योजना क्या है? राजमार्गों के किनारे आदर्श रूप से हर 500 मीटर और 1 किलोमीटर की दूरी पर फूलों के गुच्छे विकसित किए जाएंगे, ताकि वहां मधुमक्खियां आकर्षित हो, भोजन की सुविधा हो, क्योंकि मधुमक्खियां आमतौर पर इसी सीमा के भीतर भोजन की तलाश में रहती हैं। 1 किलोमीटर के अंदर, 500 मीटर से 1 किलोमीटर के अंदर अगर उनको भोजन मिले तो उसी के आसपास वो अपना छत्ता बत्ता बना के रहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे भारत के पहले मधुमक्खी गलियारे की घोषणा की है। बिल्कुल ठीक है, सही हमसे पूछा है। इस परियोजना का उद्देश्य सड़क किनारे लगाए गए वृक्षारोपण को मधुमक्खियों और परागकणों के पारिस्थितिक आवासों के रूप में परिवर्तित करना है। यह भी बात बिल्कुल सही है। NHAI की योजना के अनुसार लगभग 40 लाख पेड़ लगाने की है। कितने पेड़ लगाने की है? अभी हमने देखा 40 लाख पेड़ लगाने की है, तो ये डेटा भी आप याद रखोगे। 26-27 में 60% मधुमक्खी गलियारे के अंतर्गत आएंगे, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका शॉर्ट नोट आप क्या बनाओगे? मधुमक्खी गलियारे डैश NHAI डेवलप करेगा डैश 2026-27 में 40 लाख पेड़ लगाएंगे और उन पेड़ों में से उनको मधुमक्खियों के आवास के रूप में डेवलप करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा असम में देश की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग को मंजूरी। तो अभी ये बनी नहीं है, इसको मंजूरी दी गई है। देखो, इस प्रकार से 2 टनल बनेंगी जल के अंदर, जिसमें एक रोड के लिए होगी और एक रेलवे के लिए होगी, है ना। इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल इन असम, ये इसके बनने का एक प्रोसेस है ना। तो असम में इंफ्रा सरकार बहुत डेवलप कर रही है। असम के मुख्यमंत्री जी भी बहुत एक्टिव रहते हैं
और इंफ्रा, बीजेपी की गवर्नमेंट इंफ्रा पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है, ऐसा मतलब सामान्य समझ है। आप देखिए कहीं भी रोड्स इत्यादि बहुत तेजी से बनते हैं। खैर, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने असम में किस नदी के नीचे, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाली भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सह सुरंग को मंजूरी दे दी है। तो अभी इसको मंजूरी दी है, लागत कितनी है? 18,662 करोड़ रुपया है। तो आप ये लिखोगे देश की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग डैश असम डैश ब्रह्मपुत्र नदी पे बनेगी। अब इसकी मंजूरी है। कितने किलोमीटर है? 15.79 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना चाहिए। दोहरी सुरंग है, गोहपुर और नुमालीगढ़ को जोड़ेगी, जिससे यात्रा की दूरी 240 किलोमीटर से घटकर 34 किलोमीटर हो जाएगी। घूम घाम के जाना पड़ता होगा कहीं, ठीक है। और पूर्वोत्तर में रणनीतिक संपर्क बनाने में महत्वपूर्ण होगा। तो नॉर्थ ईस्ट को कैसे हम आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, इस पर भी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। रणनीतिक और आर्थिक महत्व, तो आप कहीं भी इंफ्रा डेवलप की बात आएगी, इसको लिखोगे। असम में जो काम हो रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी की बात आएगी तो आप इसको लिखोगे। असम में जो काम हो रहे हैं, सरकार ने पहला आकस्मिक लॉन्चिंग पैड वहां लॉन्च कर दिया है ना। रेल लाइंस मिजोरम तक भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एक भास्कर वर्मा सेतु लॉन्च किया है। तो इस प्रकार की चीजें, भाई इंफ्रा से जब चीजें जुड़ेंगी मतलब आवागमन सुरक्षित हो सकेगा, मतलब सरकार की और एज वेल एज व्यक्तियों की सरकार तक पहुंच आसान और सुनिश्चित हो सकेगी। इससे क्या होगा? क्षेत्र में शांति बढ़ती है, ठीक है। चलिए, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच संपर्क को बढ़ावा देगा, रक्षा गतिशीलता में सुधार और रसद लागत को कम करेगा। कि भाई वहां जो चीजें पहुंचने में 240 किलोमीटर, मान लो कोई ट्रक चल के जाएगा तो उसका ऑब्वियस है कॉस्टिंग वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। इंजीनियरिंग का चमत्कार यह भारत की पहली और दुनिया की दूसरी ऐसी जलमग्न रेल सह सुरंग होगी। यह परियोजना बाढ़ संभावित क्षेत्र में हर मौसम में संपर्क बनाए रखने को मजबूत करने और बेहतर बुनियादी ढांचे के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या बनेगा? Which of the following statement are not correct? Recently, the central government approved the construction of the country's second submarine. तो कंट्री की सेकंड है क्या? देश की द्वितीय है क्या? देश की दूसरी है क्या? नहीं, पहली है। ये गलत हो जाएगा। यह 15.79 किलोमीटर है, तो इसको भी आप शॉर्ट नोट में लिखोगे ही। गोहपुर को नुमालीगढ़ से जोड़ेगी, यात्रा की दूरी 240 से घटकर 34 रह जाएगी। ये भी बात बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है, हमसे यही पूछा है कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स नियंत्रण प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये क्या है? यूएन की तरफ से एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ है कि संयुक्त जो स्मॉल आर्म्स है, छोटे जो वो हैं युद्ध के क्षेत्र जो है छोटे, या वेपन्स जो है छोटे, माफ कीजिए, उनको कैसे मैनेज किया जाए। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में, तो स्थान आप जरूर याद रखोगे, है ना, शॉर्ट नोट में यही लिखोगे। संयुक्त राष्ट्र आर्म्स एंड वेपन्स नियंत्रण प्रशिक्षण कार्यक्रम डैश कहां हुआ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ मेमोरियल मैनेजमेंट में 16 फरवरी से 6 मार्च तक एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए पहले संयुक्त राष्ट्र स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स नियंत्रण प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी की। तो ये मेजबानी किसने की है? भारतीय सेना ने की है। कहां? मध्य प्रदेश के जबलपुर में, ठीक। चलिए, भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय के सहयोग से आयोजित यह कार्यक्रम अवैध हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए 13 देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है कि किस प्रकार अवैध हथियार को रोका जाए। यह फेलोशिप संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय ट्रेसिंग इंप्रूवमेंट को लागू करने के लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों के तकनीकी और परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है ना। ये प्रमुख वैश्विक ढांचे हैं जो छोटे हथियारों और हल्के हथियारों के अवैध व्यापार और हेरफेर को नुकसान को रोकना है। आयोजक क्या है? यह प्रशिक्षण संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण मामलों के कार्यालय द्वारा अपने क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कहां पे हुआ है। 2 स्टार क्वेश्चन है, बहुत डीप सवाल है, पूछा जा सकेगा, तो आप स्थिति देने आंसर देने की स्थिति में हो। मध्य प्रदेश के जबलपुर बिल्कुल ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही है। यह प्रशिक्षण संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण मामलों के कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाएगा, यह भी सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है, मतलब ना तो 1 ना 2, क्योंकि हमसे गलत पूछा है कौन सा सही नहीं है। आगे चलते हैं। भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्टता केंद्र, ये एक नया सिस्टम खुल रहे हैं। मोदी जी और इमैनुअल मैक्रो दोनों अच्छे दोस्त हैं, है ना, और साथ में ही मिलके दोनों ने जो इंडिया सौर गठबंधन था उसको भी शुरू किया था। चलिए,
हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI में भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। कहां की है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में, है ना। तो यूपी के कानपुर को आप ध्यान रखोगे, यूपी स्पेशल की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, वैसे भी महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुरू किया है। यह केंद्र फ्रांस सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री कौशल और विकास रोजगार क्षमता परिवर्तन योजना के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री SETQ प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार क्षमता के माध्यम से योजना के तहत यह केंद्र विमानन, रक्षा निर्माण और रखरखाव क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण पर केंद्रित है। PMSUT इसके अंतर्गत 60,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे अक्टूबर 2025 में 1000 सरकारी IIT के आधुनिकीकरण के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ये सब चीजें करना है, तो ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, आप ये याद रखोगे कहां उसको एस्टेब्लिशमेंट किया है, यूपी के कानपुर में, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में राष्ट्रीय कौशल संस्थान, इसमें जो है उत्कृष्टता केंद्र भारत फ्रांस विमानन उत्कृष्टता केंद्र, तो हम और फ्रांस मिलके विमान पे कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ उत्कृष्टता उसमें लाएंगे, इसके लिए इसको बनाया है। यह केंद्र फ्रांस सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री कौशल विकास रोजगार क्षमता परिवर्तन PM सेतु योजना के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। PM सेतु एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ना, तो जिसे अक्टूबर 2025 में 2000 सरकारी IIT का आधुनिकीकरण नहीं हुआ है, 1000। ये बहुत डिफेक्ट है, पेपर में नहीं पूछा जाएगा। आप सिर्फ ये याद रखोगे भारत फ्रांस ने मिलकर, स्टेट क्या लिखोगे, भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्टता केंद्र देश कानपुर, कानपुर क्या है, कानपुर NSTI कानपुर प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, और आप इसमें लिखना चाहो तो लिख दो कि ये PM सेतु योजना के अंतर्गत भी इसको काम किया जा रहा है इसका। तो तीसरा गलत हो जाएगा, है ना, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। भारत ने किए पैक्स सिलिका घोषणा पर हस्ताक्षर। व्हाट इज पैक्स सिलिका घोषणा? ये महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आपसे 2 तरह से सवाल पूछेगा, पैक्स सिलिका घोषणा क्या है, कैसे है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, ये साइन हो रहा है, पैक्स सिलिका सिक्योरिंग द सिलिकॉन सप्लाई चेन। तो पैक्स सिलिका नाम से ही क्लियर है, सिलिकॉन की सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने नई दिल्ली में, तो भारत और USA है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इंपैक्ट समिट 2026 जो हुई है 16 से 20 फरवरी, आपको मैंने डेट याद कराई है, के दौरान पैक्स सिलिका घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या है ये? इस गठबंधन का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों, क्रिटिकल मिनरल्स, अर्धचालकों, सेमीकंडक्टर्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए सुरक्षित, भरोसेमंद और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, इस सप्लाई चेन सिलिका की कैसे मजबूत रहे, उसमें कोई डिस्टरबेंस ना है, इसके लिए यह अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल है जो तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में किसी एक देश, मुख्य रूप से चाइना पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने का प्रयास करती है कि इन सब चीजों के लिए चाइना पे ना। चाइना एकदम साइलेंट वाला है ना, चाइना एकदम साइलेंट आदमी है, बिल्कुल चुपचाप एकदम मजा ले रहा है चीजों का, अपना काम करता है, अपने आप को इनहेंस करता है। जैसे तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ एक कोई बालक पढ़ता होगा जिससे तुम कुछ भी कह दो, गधा घोड़ा, उसको कुछ भी कह दो, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो चुपचाप अपनी शक्तियां बढ़ाने में लगा हुआ अपनी पढ़ाई करता था, और एक दिन आप देखोगे कि सफल होकर निकलेगा। चाइना भी वैसा ही है, शांति से रहता है, तुम इसके खिलाफ कुछ भी करते रहो, थोड़े बहुत कुछ कहेगा तो कहेगा। इस समझौते पर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सचिव श्री S कृष्णन और अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इकोनॉमिक एंड ग्रोथ एनर्जी एनवायरमेंट जैकब हेलबर्ग ने हस्ताक्षर किए। कोई नहीं पूछ रहा इसको, आपको यह याद रहना चाहिए पैक्स सिलिका घोषणा क्या है, भारत ने किसके साथ साइन की है, तो US के साथ। तो शॉर्ट नोट में ये लिखोगे आप, ठीक है। यह सहयोग भारत को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में एक अग्रणी भूमिका, लीडरशिप रोल में मदद करेगा। और अन्य देश कौन कौन से हैं, तो पैक्स सिलिका का हिस्सा बनने वाला भारत 12वां देश है, ये भी एज ए फैक्ट आप याद रखोगे। जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, UK, सिंगापुर, UAE जैसे अन्य देश भी इसमें शामिल हैं। सवाल क्या बनेगा, हाल ही में भारत और डैश डैश नए टाइप का सवाल है, ने इंडिया AI इंपैक्ट समिट में पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो किसने, भारत और USA। ये बात आप जरूर याद रखोगे, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये एक छोटी सी सूचना, अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए, आपको कोई ऐसा कोचिंग हो जो आपको ना सिर्फ नोट्स दे बल्कि प्रॉपर रिकॉर्डेड क्लासेस भी दे, प्रॉपर चीजों की क्लासेस भी हो, ताकि आप पढ़ सकें, जहां आपको दिक्कत हो नोट्स पढ़ सके, जहां आपको दिक्कत हो क्लास ले सके, और इन सबके साथ साथ कोई आपकी मॉनिटरिंग भी करे। तो वीकली टेस्ट का भी प्रोग्राम इसमें है। उसके अलावा जब
जब परीक्षा का समय आएगा उससे पहले एक लिखित शेड्यूल के हिसाब से आपको 10 मॉक टेस्ट भी इसके अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे। तो एक बहुत शानदार पहल है डिकोड एग्जाम की। आप चाहें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ के लिए डिकोड एग्जाम के इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें प्रॉपर हिंदी इंग्लिश सब चीज की क्लास, इंग्लिश वगैरह जो आती है उसकी भी प्रॉपर क्लासेस में होंगी। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, है ना। 2000 रुपए इस बैच की फीस है, बहुत मिनिमम फीस में ये बैच लॉन्च है। तो आप चाहें तो इस बैच का लाभ ले सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, जांच परख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पीएम राहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए अस्पताल में भर्ती और सुनिश्चित उपचार योजना। व्हाट इज पीएम राहत स्कीम? तो पीएम राहत स्कीम एक नई बड़ी स्कीम है, परीक्षा में इससे सवाल बन सकने की संभावना पूरी है। तो पीएम राहत स्कीम क्या है इसको समझते हैं। लाइफ सेविंग प्रोटेक्शन फॉर एवरी सिटीजन। द प्राइम मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड द लॉन्च द पीएम भारत स्कीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम राहत, तो इसको याद रखोगे, डैश मार के लिखोगे, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए अस्पताल में भर्ती और सुनिश्चित उपचार योजना शुरू करने को मंजूरी दे दी है। इस पहल के तहत दुर्घटना पीड़ितों को 7 दिनों की अवधि के लिए 1.5 लाख रुपए तक का नगद उपचार मिलेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि तत्काल चिकित्सा सहायता न मिलने के कारण किसी की जान न जाए। तो ये सड़क दुर्घटना में जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी सड़क दुर्घटना के कारण प्रभावित लोग होंगे, उनकी हेल्प के लिए है। पैसा याद रखोगे। भारत में दुनिया भर में सड़क दुर्घटना की सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, डेटा है, जिससे इमरजेंसी इलाज ना मिल पाना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अब सड़क दुर्घटना हमारे यहाँ ज्यादा मौतें होंगी ही, जनसंख्या भी हमारे यहाँ ज्यादा है, मतलब मैं इस आधार पर जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप डेटा के हिसाब से देखो, आप फिर उसके हिसाब से देखो कि प्रति 1 लाख पे कितनी मौतें होती हैं, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। यह स्कीम भारत के इमरजेंसी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करती है और पीड़ित परिवार पर पैसों का बोझ कम करती है। अध्ययनों से पता चलता है कि यदि पीड़ितों को पहले घंटे के भीतर अस्पताल में भर्ती कराया जाए तो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली 50% मौतों को टाला जा सकता है। लेकिन नियरेस्ट जो अस्पताल होते हैं उनका बिल और ये सब इतना होता है, तो सरकार ने कहा है कि पहले 7 दिनों की अवधि के लिए 1.5 लाख रुपए तक सरकार उनको दे सकेगी। ठीक है, चलिए कौन सा सही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम राहत सड़क दुर्घटना के लिए शुरू करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत दुर्घटना पीड़ित को 5 लाख रुपए नहीं 1.5 लाख रुपए तक का सरकार उसका उपचार करा सकेगी। दूसरे स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जो सही नहीं है। आगे चलते हैं। 8 मुख्य उद्योगों का सूचकांक जनवरी 2026 में 4% बढ़ा। कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन हाँ उद्योगों का सूचकांक बढ़ने का मतलब है कि आपकी इकोनॉमी प्रॉपर ग्रो कर रही है, तो इसलिए इसको पढ़ लेते हैं बस। जनवरी 26 में भारत के 8 प्रमुख उद्योग सूचकांक आईसीआई में वार्षिक आधार पर 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्य रूप से किसके कारण है? सीमेंट उद्योग के कारण है, इस्पात के कारण है, बिजली और उर्वरक और कोयला जैसे उत्पादन में तेजी के कारण हुई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 8 प्रमुख उद्योगों, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो आईसीआई है, इंडिकेटर ऑफ उत्पादन सूचकांक है, वो कितने प्रमुख उद्योगों पर आधारित है? तो आप ये बात याद रखोगे, 8 प्रमुख उद्योगों पर आधारित है। जैसे उसमें कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, एक बार शायद सवाल पूछा गया है। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली और संयुक्त और व्यक्तिगत उत्पादन प्रदर्शन का मापन करता है। ये 8 प्रमुख उद्योग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं का भार 40% हिस्सा है। तो 8 मतलब टोटल जो उत्पादन हो रहा है उसका ये 8 चीजें 40% उसमें योगदान देती हैं। तो इसका सूचकांक बढ़िया जा रहा है, मतलब सब कुछ। जैसे निफ्टी सेंसेक्स है, तो सेंसेक्स टॉप 30 कंपनियों का वैल्यूएशन है, मतलब टॉप 30 कंपनियां बढ़ रही हैं तो सेंसेक्स बढ़ रहा है ना। तो ये इंडिकेटर है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। वैसे ये इकोनॉमी का इंडिकेटर है, तो आप इसको याद रखोगे। 8 प्रमुख उद्योग हैं इसमें, आईसीआई सूचकांक में 8 प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं इनको भी ध्यान रखोगे। 4% की उन्होंने वृद्धि शो की है। सवाल क्या बन सकता है? जनवरी 2026 में भारत के 8 प्रमुख उद्योग सूचकांक ने वार्षिक आधार पर, ये वार्षिक क्योंकि कैलकुलेशन किया जा रहा है, 4% की वृद्धि की है। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 8 प्रमुख उद्योगों में कौन कौन है? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, मोटा मोटा आप ध्यान रखना, इसमें सीमेंट, टीमेंट, बिजली ये सब है। 8 प्रमुख औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं का भार कितना है? 40% है, ये भी बिल्कुल ठीक है। कौन सा सही? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारे स्टेटमेंट सही है। तो इनका भार तो आप लिखो ना चाहो तो शॉर्ट नोट लिख लेना, ये जो हेडिंग हमने दी है इसको लिखना। 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक आईसीआई लिखना कि वो उसमें कौन कौन से उद्योग शामिल हैं, ये लिख लेना क्योंकि महत्वपूर्ण है। और टोटल भारांश उसका कितना है? 40% है, ये भी ध्यान रखोगे।
भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार हम किसके साथ करते हैं? भारत और अमेरिका के साथ करते हैं, भारत और अमेरिका साथ साथ करते हैं। तो वज्र प्रहार युद्धाभ्यास आपसे पूछा जाते हैं, युद्धाभ्यास से प्राय प्रश्न रहते ही हैं, है ना, हाई यील्ड टॉपिक है करंट अफेयर्स का। तो याद रखना कि वज्र की तरह से कौन प्रहार करता है? सब पे अमेरिका करता है, तो वज्र प्रहार हम अमेरिका के साथ करते हैं। भारत अमेरिका, ये उसकी एक तस्वीर है, इस तरीके से आयोजन हुआ है। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 16वां संस्करण 24 फरवरी से 16 मार्च तक हिमाचल प्रदेश के बकलोह, है ना, बकलोह स्थित विशेष प्रशिक्षण विद्यालय में आयोजित किया जाएगा। तो आप याद कर सकते हो कि वज्र प्रहार कहां आयोजित हुआ, स्थान भी याद रखना। तो आप डैश मार के लिखना वज्र प्रहार डैश भारत अमेरिका संयुक्त युद्धाभ्यास डैश हिमाचल प्रदेश के बकलोल, बकलोल नहीं है बकलोह है, तो इसको याद रखना, बस इतनी बात। इस अभ्यास का पिछला संस्करण 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, है ना। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त परिचालन क्षमताओं को मजबूत करना, विशेष अवयवों की रणनीति, तकनीक, प्रक्रियाओं, आदान प्रदान के माध्यम से अपनी समझ को बढ़ावा देना है। यह प्रशिक्षण विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों विशेष बलों के अभियानों को संचालित करने के लिए संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हमारा युद्ध होगा और भारत अमेरिका कभी साथ साथ युद्ध लड़े तो किस प्रकार से हम चीजों को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। कौन सा सही नहीं है? 24 से 16 मार्च तक लंबा चलेगा, 20 दिन 22 दिन चलेगा। भारत अमेरिका का संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 16वां संस्करण का शुभारंभ है। यह अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित विशेष प्रशिक्षण विद्यालय में आयोजित किया जाएगा। दोनों सही, हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, देन ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगली घटना, भारतीय नौसेना पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को करेगी शामिल। पनडुब्बी रोधी युद्धपोत का क्या मतलब है कि कोई पनडुब्बी अगर आप पे आक्रमण करेगी तो यो इससे भी निपट लेगा। पनडुब्बी क्या होती है? पानी में डूब कर चलती है, पता नहीं चलता है, पानी में अंदर अंदर चलती है, ठीक है। चलिए, तो आप आइए युद्धपोत अंजदीप को याद रखोगे। व्हाट इज युद्धपोत अंजदीप, है ना, कौन है क्या है, इससे सवाल पेपर में बन सकता है, इसलिए इसको हम ध्यान रखेंगे। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी उथले जलयान परियोजना के चौथे जहाज INS अंजदीप को 27 फरवरी को चेन्नई में शामिल कर लिया। अब देखो, इस प्रकार की चीजों में महत्वपूर्ण क्या होता है, अंजदीप को किसने बनाया, कहां पे वो सेना में शामिल किया गया, कमीशन किया गया और किसके लिए है, ये बात। तो आप एक हेडिंग तो यही लिख लोगे, भारतीय नौसेना पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को शामिल करेगी, ठीक है। अब कहां से शामिल किया गया? चेन्नई में शामिल किया गया। डॉल्फिन हंटर के नाम से इसको भी जाना जाता है। 77 मीटर लंबा स्वदेशी पोत है जो उथले तटीय जल में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने, उनका पीछा करने और उनको निपटाने के लिए जाना जाता है। तो डॉल्फिन हंटर, है ना, मतलब डॉल्फिन कहा है कि जो डूब के चल रही है पनडुब्बी, और हंटर उसको निपटाने वाला। मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी अभियानों, तटीय निगरानी और खोज बचाव कार्यों के लिए इसको डिजाइन किया गया है। उन्नत सेंसर है, पतवार पर लगे सोनार, अभय हल्के टारपीडो और एंटी वेस्ट रॉकेट से यह सुसज्जित है। गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स, इन्होंने इसको बनाया है, तो ये आप याद रखोगे, इसको बनाया किसने है ये जरूर याद रखोगे। तो शॉर्ट नोट में जहां लिख रहे होगे वहां लिखोगे डैश मार के निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इनके द्वारा इसको बनाया गया है। 80% से ज्यादा इसमें स्वदेशी सामग्री है। यह एक ASW SWC के 16 जहाजों के अनुबंध का हिस्सा है जिसका उद्देश्य पुरानी पेंटिया श्रेणी कोई होगी उसके कारबेटों को स्थानांतरित करना, इनकी जगह नए आने। तो INS अंजदीप को, युद्धपोत अंजदीप को आप याद रखोगे। सवाल क्या बन सकता है, कौन सा सही नहीं है? पनडुब्बी रोधी उथले जलयान परियोजना के तहत INS अंजदीप को चेन्नई में कमीशन किया गया, बिल्कुल ठीक है। स्थान, उसका निर्माण किसने किया है और क्या है, 3 बातें इससे रिलेटेड आपको ध्यान रखनी है। डॉल्फिन हंटर के नाम से प्रसिद्ध है, 77 मीटर लंबा है, पनडुब्बी रोधी अभियानों, तटीय निगरानी और खोज बचाव कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। यह गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर द्वारा निर्मित है। 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री है। कौन सा सही नहीं है? तो इसमें तो सभी सही है। पहला क्यों सही नहीं है? भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी उथले जलयान परियोजना के अच्छा देखो, यहां ये गड़बड़ की है, ये पहला जहाज नहीं है, याद रखना, इससे पहले कई शामिल हो चुके हैं। दैट इज नॉट पहला जहाज, चौथा जहाज है, पहला नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट एक गलत है। तो इतना डीप भी सवाल कभी आपसे पूछा जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर।
जिम्बाब्वे ने किया एचआईवी की दीर्घकालिक दवा का शुभारंभ। तो एचआईवी आप सबको पता है, एचआईवी ही है ना, हाँ एचआईवी आप सबको पता है, एड्स से रिलेटेड एक बीमारी है ना। तो इसका दीर्घकालिक दवा का शुभारंभ किया है किसने? जिम्बाब्वे ने। तो जिम्बाब्वे देश आपसे पूछा जा सकता है कौन है, इतना ही लाइन लिख लोगे शॉर्ट नोट के लिए तो पर्याप्त है। जिम्बाब्वे एचआईवी की रोकथाम के लिए साल में 2 बार लगाए जाने वाले लंबे समय तक असर करने वाले इंजेक्शन लेनाकोपिविर के एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने के लिए दुनिया के पहले देशों में से एक बन गया है। एड्स को समाप्त करने के प्रयासों के तहत युवा, महिलाओं और यौन कर्मियों सहित उच्च जोखिम वाले समूहों को लक्षित करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है ना। वहां जहां इसके फैलने की संभावना ज्यादा है तो यौन कर्मी है ना, और उसके सिवा जो युवा है ना, उनको टारगेट किया गया है। गिलियड साइंसेज द्वारा विकसित यह दवा साल में 2 बार दी जाती है और एचआईवी की रोकथाम में लगभग 100% प्रभावी है ना। मतलब दवाई ले लो, एचआईवी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश ने इंजेक्टेबल एचआईवी रोकथाम दवा लेनाकोपिविर के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? दैट इज जिम्बाब्वे। इतनी ही जो इस प्रश्न में है, इतनी ही लाइन स्टेटमेंट में आप लिख लेना, बस शॉर्ट नोट इतना बहुत है ताकि ध्यान रहे बात। आरबीआई ने ओडिशा में स्थापित किया उच्च सुरक्षा वाला डेटा सेंटर। तो डेटा सेंटर क्या होते हैं? जहां बड़ी मात्रा में डेटा स्टोरेज रहता है। आपको क्या लगता है आपके फोन का डेटा, आपने फोटो डिलीट कर दिया तो वो डिलीट हो गया ना, डेटा के रूप में वो सेव रहता है और उसकी अपनी अलग प्रकार की उपयोगिता है। तो आरबीआई ने इसी प्रकार का एक बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया है। कहां? ओडिशा में। ओडिशा में भी कहां, इसको देखेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, बस इतनी ही लाइन आपको शॉर्ट नोट में लिखनी है, आरबीआई ने ओडिशा के भुवनेश्वर जिले के खुर्दा स्थित इफ्को वैली 2 में अपना दूसरा अत्याधुनिक सुरक्षित टीयर 4 डिजाइन प्रमाणित डेटा सेंटर एंटरप्राइजेस कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान शुरू किया है। तो आप यही ध्यान रखोगे कहां किया है, जगह का नाम जरूर देखोगे। 18.55 एकड़ में फैला यह केंद्र साइबर सुरक्षा खतरों, प्राकृतिक आपदाओं और भू राजनीतिक जोखिमों से वित्तीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। कैसे फाइनेंशियल ढांचा सुरक्षित रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई सेंध न लगा सके, इसके लिए है। यह सुविधा मुद्रा प्रबंधन, डिजिटल भुगतान और नियामक डेटक सहित महत्वपूर्ण प्रणालियों को प्रबंधन करेगा। अब मेंस में आप इसको कहां लिख सकते हो? डाटा मैनेजमेंट का कोई सवाल आ जाए, है ना, वित्तीय मैनेजमेंट का कोई सवाल आ जाए, है ना, फाइनेंस में, इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी का क्या यूज हो रहा है, इस पे कोई सवाल आ जाए तो आप इस प्रकार की चीजें वहां लिख सकते हो। कम भूकंपीय क्षेत्र जोन 2 में स्थित होने के कारण और संभावित सीमा खतरों से दूर होने के कारण इसे चुना गया है। आरबीआई का दूसरा डेटा सेंटर है। पहला डेटा सेंटर नवी मुंबई के खारघर में है। तो आप याद रखोगे, ये खारघर, वो खुर्दा, ऐसे करके कुछ है, दोनों खाखा वाले हैं, ओडिशा के भुवनेश्वर के खुर्दा में। तो आपको बस इतनी ही बात, यहां आरबीआई ने का उच्च सुरक्षा वाला डेटा सेंटर डेट ओडिशा भुवनेश्वर खुर्दा, यहां इन्होंने स्थापित किया है। बात खत्म, ठीक है। सवाल क्या बनेगा, कौन सा सही है? हाल ही में आरबीआई ने देश का पहला सुरक्षित डेटा सेंटर, तो पहला थोड़ी है, दूसरा है, तो यहां इस वजह से गलत हो जाएगा। यह सुविधा मुद्रा प्रबंधन, डिजिटल भुगतान और विनियामक डेटा सहित महत्वपूर्ण प्रणालियों का प्रबंधन करेगा, उनकी सुरक्षा करेगा। बिल्कुल सही बात है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। आगे चलते हैं। केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी। सरकार ने हाल ही में नाम, स्टेट, राज्य का नाम बदलने को मंजूरी दी है। ये आप देख रहे हो, राज्य केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रयास, मंत्रिमंडल ने इसको स्वीकृति दे दी है। पीआईबी की खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे इस परिवर्तन के आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्या संवैधानिक प्रक्रिया होती है, यह भी आपको पता होनी चाहिए। सवाल बेसिक पॉलिटी का भी बन सकता है यहां से कनेक्ट करके। केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति द्वारा केरल विधेयक 2026 को केरल राज्य विधानसभा को संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के तहत विचार विमर्श हेतु भेजा गया है। देखो समझो क्या है। आर्टिकल 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत केंद्र सरकार किसी भी राज्य को, 2 राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकती है, राज्यों को अलग अलग कर सकती है, एक राज्य को कई भागों में बांट सकती है, या किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है। इस प्रकार के काम कर सकती है। राष्ट्रपति उस राज्य की को भेजेंगे उस बिल को कि भैया हम ऐसा कर रहे हैं, वो राज्य माने या ना माने, फिर भी वो इंप्लीमेंट तो होगा ही। इसमें राज्य की मंजूरी आवश्यक नहीं है, परंतु राज्य के लिए भेजा जाता है राष्ट्रपति द्वारा, और फाइनल साधारण बहुमत से, कोई संवैधानिक संशोधन नहीं है, साधारण बहुमत से संसद इसको पास कर देगी, नाम हो जाएगा केरलम। वही बात यहां दी गई है। तो यह काम किसके तहत होगा? आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 2 के तहत होता है, अगर कोई नया राज्य भारत में शामिल होना चाह रहा है तो उसकी स्वीकृति आर्टिकल 2 के तहत दी जाती है।
ध्यान रखने वाली बात यह है, आर्टिकल 2 और 3 का उपयोग 368 यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, चलिए, संविधान के अनुच्छेद 3 में मौजूदा राज्यों के नाम परिवर्तन करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। अनुच्छेद 3 में आगे प्रावधान है कि उस उद्देश्य से कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। मतलब राष्ट्रपति की सिफारिश उसको आवश्यक है, राष्ट्रपति पहले से उसके बारे में कहेगा। और यदि विधेयक में निहित प्रस्ताव किसी राज्य का क्षेत्रफल सीमाओं के नाम में प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक को विधानमंडल को निर्दिष्ट अवधि या अवधि के भीतर राष्ट्रपति द्वारा अनुमत अतिरिक्त अवधि के भीतर उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए संदर्भित किया जाता है। राय दे दो भाई, हमारी मर्जी, माने चाहे ना माने। ठीक है, और इस प्रकार के निर्दिष्ट अनुमत अवधि समाप्त हो जाने पर जानी चाहिए। मतलब जितनी दिन में कहा कि 10 दिन में बता दे दोस्त क्या करना, और हाँ ही करके भेजियो, तू करे चाहे ना, हम तो मां करेंगे, यो भी बात है उसमें। ठीक है, चलिए, कौन सा सही है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नाम बदलकर केरलम के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। संविधान के अनुच्छेद 4 में नहीं है, अनुच्छेद 3 में है। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस उद्देश्य से कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। बात बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। मतलब राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जाएगा। यह स्टेटमेंट भी सही है। हमसे पूछा है कौन सा सही है, तो 1 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रोन ने किया भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का शुभारंभ। यह भी एक किया है। और भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन कर्नाटक के कोलार जिले में किया, बेमागल में किया। और एक और किया था जो कानपुर में हम जो वाहन निर्माण का कुछ और कर रहे थे उनकी उससे रिलेटेड। तो दोनों याद रखोगे, कंफ्यूजन ना हो दोनों चीजों में। निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली कहां बनेगी? कर्नाटक में। तो बोले भाई हेलीकॉप्टर बहुत नाटक करे, फड़फड़ करके उड़ता है सर, तो हेलीकॉप्टर निर्माण असेंबली का उद्घाटन कहां किया है? कर्नाटक में। तो ये बात दोनों याद रखोगे। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित संयंत्र H-125 हेलीकॉप्टर को असेंबल करेगा, है ना। टाटा है इसमें और एयरबस है, ये दो कंपनियां हैं। निजी क्षेत्र द्वारा भारत में पहली बार हेलीकॉप्टर की अंतिम असेंबली लाइन स्थापित की गई है जो हाई टेक्नोलॉजी और विमानन विनिर्माण में घरेलू उपयोग की भूमिका को रेखांकित करती है कि हम किस प्रकार से हाई टेक्नोलॉजी का यूज करके भी विमान इत्यादि बना पा रहे हैं। भारत में निर्मित पहले H-125 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी 2027 में शुरू होने की उम्मीद है कि तब तक हम H-125 हेलीकॉप्टर बना देंगे तुम्हारा, तुम चिंता मत करो। और FAL भारतीय बाजार के साथ साथ अन्य क्षेत्र बाजारों की जरूरतों को भी पूरा करेगा। H-125 मुख्य रूप से एक नागरिक हेलीकॉप्टर है, मतलब ऐसा नहीं है कि सेना वेना वाला नहीं है, कोई नागरिक हेलीकॉप्टर है। और शुरुआती प्रस्ताव में भारतीय में नागरिक उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर बनाने का था, लेकिन अब योजनाओं में एक सैन्य संस्करण H-125M भी शामिल है जिसे भारतीय कारखाने से स्वदेशी घटकों और प्रौद्योगिकी के उच्च स्तर के साथ बनाया जाएगा। मतलब शुरुआत में बात की गई थी कि भाई नागरिकों के लिए हेलीकॉप्टर बनाएंगे, सेना वाले कहे अच्छा हमें भी बना के दे दो एक, तो बोले तुम्हें भी बना देंगे। तो ये सैन्य संस्करण H-125M है। तो इसका शॉर्ट नोट आप यही लिखोगे जो ऊपर हेडिंग है, और स्थान लिख लोगे और हेलीकॉप्टर का नाम लिख लोगे, कौन सा हेलीकॉप्टर बनना है। सवाल कौन सा सही है? भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन कर्नाटक के कोलार जिले के बेमागल में किया गया, बिल्कुल ठीक है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस दोनों इसको मिलकर बना रहे हैं, और संयंत्र का नाम क्या है, वो हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? H-125। दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज का शुभारंभ, व्हाट इज दिस ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज? तो आपको पता होना चाहिए। ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज का शुभारंभ हुआ है, मैटी ने लॉन्च किया है। क्या है इसको देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 23 फरवरी को नई दिल्ली में ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज का शुभारंभ किया। यह पहल मैटी के मार्गदर्शन में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप जो सरकारी विभागों के साथ साझेदारी कर रहे हैं इसमें भाग लेने के पात्र होंगे कि आप कैसे ब्लॉकचेन को हैक करके दिखाओ, इस प्रकार की चीजें होंगी, है ना। यह चैलेंज CDEC द्वारा मैटी के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज का एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य दूरदर्शी भारतीय स्टार्टअप्स को अत्याधुनिक ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल गवर्नेंस समाधानों को प्रस्तुत करना है और उनका परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आप सबको पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसको ब्रीच नहीं किया जा सकता है, मतलब इसमें किसी प्रकार की सेंध नहीं लगाई जा सकती है। तो हम चाह रहे हैं, हम प्रमोशन कर रहे हैं इस बात का कि लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आधारित काम करें, उस पर जो है काम हो। ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज का लक्ष्य सरकारी उपयोग के मामले में नियामक नियंत्रण और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अनुमति आधारित ब्लॉकचेन समाधान का करना है। कोई इतना महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन ठीक है, कौन नहीं, इसको छोड़ भी सकते हो। 23 फरवरी 2026 को इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बस ये ध्यान रखना कहां किसने किया ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज का शुभारंभ,
किसने किया, मैटी ने किया, कहां किया, नई दिल्ली में किया। इस बात को जरूर याद रखोगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का मतलब ये तो सही है ही है। यह पहल मैटी के मार्गदर्शन में सेंटर फॉर डेवलपमेंट सीडैक कार्यान्वित किया जा रहा है। ये भी लिख सकते हो आप शॉर्ट नोट में कि कार्यान्वयन सीडैक द्वारा किया जा रहा है। ब्लैकचेन मतलब लिख लेना ब्लैकचेन इंडिया चैलेंज डैश नई दिल्ली डैश मैटी या इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय डैश सीडैक के सहयोग से, बस इसके सिवा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए। ब्लैकचेन इंडिया चैलेंज एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य दूरदर्शी भारतीय स्टार्टअप्स को अत्याधुनिक ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल गवर्नेंस समाधान प्रस्तुत करना है। यह भी बिल्कुल सही है। कौन सा सही नहीं है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्यों? क्योंकि सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला घटना देखते हैं, दैट इज राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026। राष्ट्रपति जी का फोटो है तो ऑब्वियस है उन्होंने ही शुभारंभ किया होगा। उद्घाटन समारोह दोपहर बिस्वा मैदान, बिस्वा भक्ति निवास, संकुल आदर रोड, जिला पुलवामा। कहां पे हुआ है भाई ये? चलो देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, तो इस बात को ध्यान रखोगे, आप डैश मार के लिखोगे राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 डैश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में शेगांव में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। तो महाराष्ट्र का बुलढाणा जिला, इतना लिख लेना। नागरिकों के स्वास्थ्य में आयुष चिकित्सा प्रणाली का अमूल्य योगदान पर जोर दिया कि आयुष मतलब आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा कैसे नागरिकों को स्वस्थ रखा जा सकता है, कैसे उनकी हेल्प की जा सकती है, इसके लिए है। आयुष मंत्रालय अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस के सहयोग से महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के शेगांव में 25 से 28 फरवरी तक राष्ट्रीय आरोग्य मेला आयोजित किया जा रहा है। तो इसको भी याद रखोगे, 25 से 28 फरवरी तक यह मेला आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने आयुष स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 6 वरिष्ठ वैद्यों को भी सम्मानित किया कि कैसे उन्होंने आयुर्वेद के आधार पर चीजों को सॉल्व किया है, हेल्प की है लोगों की, नागरिकों की स्वास्थ्य देखभाल में। 4 दिवसीय मेले का उद्देश्य आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना, पारंपरिक स्वास्थ्य सेवाओं में आम जनता की पहुंच बढ़ाना, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, शिवा पूर्वा और होम्योपैथी के तहत नागरिकों को मुफ्त परामर्श मतलब एलोपैथी पे डिपेंडेंसी कम करना है। तो ये आयुष आरोग्य राष्ट्रीय आरोग्य मेला याद रखोगे, आयुर्वेद पर आधारित है। महाराष्ट्र में लॉन्च किया है, बुलढाणा जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मेला जो आम जनता के लिए खुला रहेगा, देश भर के प्रसिद्ध डॉक्टर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और परामर्श इसमें करेंगे। तो इस प्रकार की चीजें लोगों को उस प्रकार की चिकित्सा पद्धति के प्रति आकर्षित करती है और सरकार की लोक कल्याणकारी जो भावना है, सरकार का जो लोक कल्याण का लक्ष्य है, उसको प्रदान करती है। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन कहां किया, तो याद रखोगे, और बुलढाणा जो भी जिला है उसको भी ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो। आरओ परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, जो कि 2026 में मोस्ट एक्सपेक्टेड भर्ती है, तो आप डिकोड एग्जाम के इस अभ्युदय बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इस अभ्युदय बैच में हम ना सिर्फ आपको क्लासेस देते हैं प्रॉपर हर सब्जेक्ट की, बल्कि आपको हम नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, एक वीकली टेस्ट जैसा भी रहता है, और उसके सिवा परीक्षा के पहले हम एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें देंगे। ये बैच में न सिर्फ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस की भी क्लासेस आपको मिलेंगी। मेंस का प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो वो भी आपको चेक होकर मिलता है। तो एक समग्र रूप में ये अभ्युदय बैच है ना। और आरओ की परीक्षा के लिए डिकोड एग्जाम एक स्पेशलाइजेशन रखता है। हम लोगों ने इस परीक्षा के पैटर्न पे, इस परीक्षा पे एक बड़ी मेहनत की है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखते भी हो। इस बार भी मेंस में लगभग 700, 800, 1000 के आसपास विद्यार्थी हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। मेंस की परीक्षा में भी रिजल्ट आएगा तो आप सब लोग देखेंगे। खैर, तो अगर आप चाहें इस आरओ परीक्षा के लिए, तो ये हमारे जो ऑफिशियल नंबर हैं, इन पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। जो भी आप जानना चाहें वो इन नंबरों पर, ऑफिशियल नंबरों पर आप मैसेज लिख के भेज देंगे, तब भी आपको समस्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। जेडएसआई ने पूर्वी हिमालय में सूक्ष्म ऑर्थोपॉड की नई प्रजाति की खोज की है। तो ये यूपीएससी के टेस्ट का करंट अफेयर्स है। खैर, पीसीएस में भी कभी भी पूछा जा सकता है। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जेडएसआई के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिमालय, कहां? पूर्वी हिमालय। आपको याद होगा कि भारत में जो जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, अब ये कॉमन सेंस का भी सवाल है, जैव विविधता वाले जो क्षेत्र हैं भारत में, वो या तो वेस्टर्न घाट है या ईस्टर्न हिमालय है। तो इस आधार पर यहां मिला है पंखहीन मिट्टी में रहने वाला और सूक्ष्म ऑर्थोपोड किसी भारतीय टीम द्वारा वर्णित अपनी तरह का पहला जीव है, जो भारतीय कीट विज्ञान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आप देख रहे हो इस प्रकार का है। प्रजाति का नाम ये है, इसकी खोज इतने को की गई। तो आप चाहो तो मोटा मोटा एक आइडिया रख लेना, चाहे केवल यही वाली लाइन लिख लेना।
पूर्वी हिमालय, शॉर्ट नोट जब बना रहे होगे। विशेषताएं, एक आदिम, अंधा और मिट्टी में रहने वाला, षटपोड, 2 शाखाओं वाला ब्रिस्टल टलेट है। ये बहुत डिटेल है, इतना हमारे पीसीएस लेवल में तो एटलीस्ट नहीं आएगा। यह पहली बार है जब भारतीय टीम ने औपचारिक रूप से डिप्लूरा प्रजाति का वर्णन किया है। 17 प्रजातियों की पहचान विदेशी शोधकर्ताओं द्वारा। भारत में इस प्रकार की सभी 17 प्रजाति पाई जाती हैं। यह खोज पारिस्थितिकी तंत्र और स्वास्थ्य और जैव विविधता को समझने के लिए और मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म ऑर्थोपोड्स के अध्ययन पर महत्व पर जोर देती है। कौन सा सही है? तो पूर्वी हिमालय में डिप्लूरा की एक नई प्रजाति लेपिडोकैमा सिक्योमिक खोजी गई है। आप ये लाइन केवल शॉर्ट नोट में लिख लेंगे तो बात पर्याप्त रहेगी। पंखहीन है, मिट्टी में रहने वाला सूक्ष्म ऑर्थोपोड किसी भी भारतीय द्वारा वर्णित अपनी तरह का पहला जीव है। दोनों स्टेटमेंट सही। हमसे पूछा है कौन सा सही, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कांजीरंगा बना संकटग्रस्त फिशिंग कैट का प्रमुख गण। ये क्या है? ये भी एक एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड घटना है और महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। फिशिंग कैट, फिशिंग कैट क्या होती है कि पहले वैज्ञानिक आकलन में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य को विश्व स्तर पर संकटग्रस्त इस प्रजाति का प्रमुख गण बताया गया है कि यहां है ये चीजें, है ना। वैसे कांजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और सिक्किम में पड़ता है ना। ये निष्कर्ष 22 फरवरी को प्रकाशित किए गए, जिसे फिशिंग कैट दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो यहां से एक बात अगर एग्जामिनर बहुत डीप जाना चाहेगा तो फिशिंग कैट डे आपसे पूछ लेगा, तो आप क्या लिखोगे? कांजीरंगा बना संकटग्रस्त फिशिंग कैट का प्रमुख गण, है ना। फिर लिखोगे 22 फरवरी फिशिंग कैट डे, है ना। यह दिन कांजीरंगा के टाइगर सेल द्वारा फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के तहत किया गया। IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की श्रेणी में सूचीबद्ध है। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, यह अलग से भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। एक वन संरक्षण है वो 1980 में, वन्यजीव संरक्षण है 1972 में, पर्यावरण संरक्षण है 1986 में। ये अधिनियम बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं, ध्यान रखोगे। अनुसूची 1 के तहत संरक्षित प्रजाति आर्द्र भूमि और बाढ़ मैदानों पर निर्भर करती है। तो IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त है ये फिशिंग कैट। तो ये फिशिंग कैट, अब यूपीएससी सवाल बनाएगा तो पूरा फिशिंग कैट को क्वेश्चन बना लेगा, लेकिन आपको मोटा मोटा बात ध्यान रखनी है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, और इसकी श्रेणी जरूर ध्यान रखना। IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त, वल्नरेबल है, ठीक है। फिशिंग कैट एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली होती है जो जलीय वातावरण के अनुकूल होती है और आर्द्र भूमि में तैरने, मछली को शिकार करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है, इसीलिए उसका नाम है फिशिंग कैट, ठीक है। चलिए सवाल क्या पूछा जाएगा, कौन सा सही नहीं है। हाल ही में फिशिंग कैट के पहले वैज्ञानिक मूल्यांकन में कांजीरंगा को बाघ अभ्यारण्य को इसकी प्रगति सबसे अधिक जनसंख्या पाई गई है। गढ़ कह ले, जनसंख्या कह ले, एक ही बात है। फिशिंग कैट एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है, तो अभी हमने देखा मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है जो जलीय वातावरण के अनुकूल होती है। अब जलीय वातावरण के अनुकूल है तो आर्द्र भूमि में रहेगी, मैंग्रोव वनों में रहेगी, इन्हें मतलब समझने योग्य बात है। इससे भारत के वन्यजीव संरक्षण की अनुसूची 2 के तहत नहीं है, अनुसूची 1 के तहत है, और उसमें रेड लिस्ट में देखोगे तो संकटग्रस्त प्रजाति में है। स्टेटमेंट 3 गलत हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, केवल 3 जो हो जाएगा वो इसमें सही नहीं है। एनजीटी ने दिया स्वाव नदी को आधिकारिक अभिलेखों में बहाल करने का आदेश। एनजीटी आपको पता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। खूब ये सवाल पूछा जाता है कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये एनजीटी की बैठक में सरकार से कहा गया है कि स्वाव नदी है, तो आप ध्यान रखोगे कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी है स्वाव, है ना, उसको अभिलेखों में कहा गया कि आप फिर से बहाल कीजिए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को आधिकारिक अभिलेखों में सुधार करने और राजस्व अभिलेखों राजपत्र में स्वाव नदी की स्थिति को नाला के स्थान पर नदी के रूप में बहाल करने के निर्देश दिया है। नाला उसको घोषित कर दिया था, अब बोले दोबारा से नदी करो, नदी करोगे तो इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी है। तो यूपी स्पेशल की दृष्टि से भी ये अच्छा एक घटना है। साथ ही चेतावनी दी है कि अनुपालन ना करने पर कानून के तहत दंड का सामना करना पड़ सकता है। यह आदेश बलरामपुर जिले, अब देखो बलरामपुर जिले में है राप्ती नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है स्वाव नदी, नाला के रूप में वर्गीकृत किए जाने की चुनौती देने वाली याचिका के बाद आया है। तो आप याद रखोगे स्वाव नदी है ना, बलरामपुर राप्ती की सहायक, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। पर्यावरण विदों का तर्क है कि आधिकारिक दस्तावेजों में नदियों को ड्रेन के रूप में मानना भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनकी पारिस्थितिक ऐतिहासिक पहचान को मिटाने जैसा है। स्वाव नदी बलरामपुर जिले में राप्ती की सहायक नदी है, ये लाइन आपको बिल्कुल याद रखनी है। यह नदी लगभग 120 किलोमीटर के अपने मार्ग में आर्द्र भूमि, झीलों, तालाबों इन सबका पोषण करती है और अंत में राप्ती से मिल जाती है। सवाल क्या बनेगा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को आधिकारिक अभिलेखों में स्वाव नदी की स्थिति को नाला से नदी, ठीक है, स्वाव नदी बलरामपुर जिले में है, यमुना की सहायक नदी नहीं है, किसकी है, राप्ती की सहायक नदी है, याद रखोगे। स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। हमसे पूछा कौन सा सही है, केवल एक ऑप्शन हो जाएगा जो इसमें सही है। आगे चलते हैं।
भारत ने ग्रहण की IONS 2026 से 28 की अध्यक्षता। व्हाट इज IONS, इसको समझते हैं, और 26 से 28 यानी 3 साल के लिए भारत इसका अध्यक्ष रहेगा। या आप देख रहे हो भारत इसकी अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है। 20 फरवरी को भारतीय महासागर नौसेना संगोष्ठी, भारतीय महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS, इंडियन ओशन समथिंग करके होगा, के तहत नौसेना प्रमुखों का 9वां सम्मेलन भारत के विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ। तो देखो नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित हो रहा है, यह महत्वपूर्ण बात है, तो आप लिखोगे है ना, नौसेना प्रमुखों का 9वां सम्मेलन डैश विशाखापत्तनम। 33 देशों की भागीदारी वाले इस कार्यक्रम में हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा, आपदा जोखिम प्रबंधन और अंतर संचालनीयता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हिंद महासागर क्षेत्र के में भारत नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के नेतृत्व वाली रॉयल थाई नौसेना ने IONS, तो दूसरी बात आप लिखोगे IONS की अध्यक्षता 26 से 28 के लिए भारत ने ली है, और नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी का नाम भी आप याद रखोगे। 16 वर्षों बाद यह भारत की वापसी का प्रतीक है कि हम हिंद महासागर क्षेत्र को लीड कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का विषय मानवीय सहायता के लिए समुद्री सहयोग था, जिसमें आपदा प्रतिक्रिया, सामूहिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना है कि किसी भी आपदा की स्थिति में हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे और सामूहिक रूप से इस क्षेत्र में स्थिरता कैसे रहे। आप सभी को पता है ईरान संकट के बाद से पूरा इधर डिस्टर्ब हो गया है, तो सामूहिक स्थिरता कैसे रहे उस चीज की बात हो रही है। IONS एक स्वैच्छिक समावेशी संगठन है, मंच है, जो हिंद महासागर क्षेत्र की नौसेनाओं को एक साथ लाता है। तो ये इंडियन ओशन नेवल ऐसे करके समथिंग कुछ होगा, ठीक है। चलिए कौन सही है? 20 फरवरी को 9वें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के प्रमुखों का सम्मेलन चेन्नई में हुआ? नहीं, विशाखापत्तनम में हुआ। इसी के साथ भारत ने नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के नेतृत्व वाली रॉयल थाई नौसेना ने IONS 2026 से 28 की अध्यक्षता प्राप्त की है। इस बात को आप याद रखोगे, बिल्कुल ठीक है। IONS एक स्वैच्छिक और समावेशी मंच है जो हिंद महासागर क्षेत्र की नौसेनाओं को एक साथ लाता है। तो क्या कोई बाउंडेबल संगठन नहीं है, ये भी सही है। हमसे पूछा है कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 2 और 3 सही हैं। आगे चलते हैं। प्रहार भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति, सवाल बन सकता है व्हाट इज प्रहार? तो प्रहार भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति है। यह आप देख रहे हो, द सेंटर हैज लॉन्च्ड प्रहार, इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म पॉलिसी। MHA गृह मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति का अनावरण किया है, जिसका शीर्षक है प्रहार, जो आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने के लिए देश को लंबे समय से चले आ रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह सीमा पार आतंकवाद, ड्रोन आधारित हमले, साइबर सक्षम, इन सब के लिए एक नेशनल ढांचा प्रस्तुत करेगा। यह दस्तावेज आतंकवाद से निपटने के लिए भारत के दशकों पुराने अनुभव, नेतृत्व को रेखांकित करता है और आतंकवाद को किसी भी विशेष जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता से जोड़ने के किसी भी प्रयास को दृढ़ता से खारिज करता है। प्रहार शब्द, जिसका अर्थ है हमला, भारत की आतंकवाद विरोधी ढांचे के 7 मुख्य स्तंभों का प्रतिनिधित्व करता है। तो 7 पिलर आधारित ये नीति है। तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ याद रखना है प्रहार भारत की टेररिज्म काउंटर न्यू पॉलिसी है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है और 7 स्तंभों पर आधारित है। इसको आप याद रखोगे। क्या है? आतंकवादी हमलों की रोकथाम, त्वरित और आनुपातिक प्रतिक्रिया, खुफिया सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की क्षमता निर्माण, मानव अधिकारों का अनुरूप संचालन सुनिश्चित करना, कट्टरता के लिए अनुकूल परिस्थितियों का समाधान करना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना और सामाजिक लचीलेपन और पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देना। तो इसके 7 पिलर्स हैं। आपसे पूछा है किस मंत्रालय द्वारा इसका अनावरण किया गया, तो आप कह सकते हो जी रक्षा मंत्रालय ना, गृह मंत्रालय ने इसका, होम मिनिस्ट्री ने इसको शुरू किया है। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी प्रहार वाज अनवील्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो आप याद रखोगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित एक बेहतरीन प्रकार की रीजनल रेल सरकार ने शुरू की है। इसको RRTS, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम ऐसा करके कुछ बोल रहे हैं, और मैंने सफर किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इस ट्रेन का है ना। आप सोचो 3 का 4 घंटे का जो सफर होता था मेरठ से दिल्ली का, अब सिर्फ 1 घंटे में होगा। 1 घंटा भी नहीं, 55 मिनट लगता है। 82 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है मेरठ के मोदीपुरम से लेकर दिल्ली सराय काले खां तक। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको उद्घाटन किया है। इसको भी याद रखोगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शताब्दी नगर मेट्रो स्टेशन से लेकर मेरठ मेट्रो और नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब इसमें 2 चीजें, दिल्ली से मेरठ के आउटर तक और दिल्ली से पूरे मेरठ तक रैपिड भी चलेगी और मेरठ मेट्रो भी चलेगी, वो मेरठ के अंदर अंदर चलेगी। ठीक है, जिसे उच्च गति वाली अंतर शहरी यात्रा और शहरी भीतर तेज आवागमन सुनिश्चित हो सकेगा। इसका जो शहरी दबाव, आपको मेंस में प्रश्न आता है कि शहरों में दबाव बढ़ रहा है, दिल्ली इतना ज्यादा पॉल्यूटेड हो रही है, इसके क्या सॉल्यूशन है? तो सरकार ने दिल्ली
के आसपास के जो 100 किलोमीटर तक के एरिया हैं उनमें इस प्रकार की ट्रेन की घोषणा की है। ये क्या है, 1 घंटे में आपको दिल्ली से वहां फेंक दे रही है 70-80 किलोमीटर, मतलब 160 की स्पीड तक मैंने इसमें नोट की, उसमें लिखा आता है कितने से चल रही है। तो आप सोचो 1 घंटे में जब वो आपको वहां फेंक देगी तो दिल्ली में जो पॉपुलेशन दबाव है न सिर्फ वो कम होगा बल्कि लोग स्वच्छ पर्यावरण और आसपास के एरिया में भी लोग आराम से रह सकेंगे। तो दिल्ली पर जो पॉपुलेशन प्रेशर है उसको कम करेगा, सरकार का रेवेन्यू तो बढ़ाएगा ही। प्रधानमंत्री ने संपूर्ण 82 किलोमीटर लंबे, इसका याद रखोगे, दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित किया और भारत की पहली नमो भारत क्षेत्रीय तीव्र पारागमन प्रणाली RRTS के शेष खंडों का उद्घाटन किया, जिसमें दिल्ली से सरायकाले खां न्यू अशोकनगर के बीच 5 किलोमीटर का खंड और उत्तर प्रदेश में मेरठ दक्षिण से, मतलब बीच में चल रही थी ये न्यू अशोकनगर से लेकर मेरठ साउथ तक चल रही थी, लेकिन प्रॉपर पूरा संचालन मोदी जी ने इसका किया। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन, मैक्सिमम स्पीड इसमें 180 किलोमीटर हो सकती है। नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली है, ऐसाइबाबाद गाजियाबाद इन सब को दिल्ली से जोड़ता है। मेरठ मेट्रो भारत की सबसे तेज मेट्रो प्रणाली होगी जिसकी अधिकतम परिचालन स्पीड लगभग 120 किलोमीटर पर आवर होगी। सवाल क्या बनेगा, कौन सा सही नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में शताब्दी नगर मेट्रो स्टेशन से नमो भारत रैपिड रेल का लोकार्पण किया। इसी के साथ भारत की पहली नमो भारत क्षेत्रीय तीव्र RRTS के शेष खंडों का भी उद्घाटन किया। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ना तो एक ना दो, मतलब गलत कोई सा नहीं है, दोनों इसमें से सही हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय, तो इसका स्थान आप याद रखोगे कहां है? ये महत्वपूर्ण है, इसमें स्थान कहां है ये महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। तो ये इसका थोड़ा सा डिजाइन है, उत्तर प्रदेश विल बिल्ड इंडिया फर्स्ट काउ म्यूजियम इन द मथुरा टू शोकेस द इंपॉर्टेंस ऑफ काउ। तो आपको ये याद रखना है कहां, मथुरा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के परिसर में। तो दो बातें यहां से याद हो गई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां है? मथुरा में है। यहीं पर पहला गौ संस्कृति संग्रहालय बनाएगी सरकार। भारत गोवंशीय विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से बनाए जा रहे संग्रहालय ने स्वदेशी मवेशियों की 100 से अधिक डिजिटल और भौतिक मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे जो उनके सांस्कृतिक, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व को उजागर करेंगे। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में शुरू की गई है। वैज्ञानिक और पोषण संबंधी फोकस, विशेष गैलरी में गाय से प्राप्त उत्पादों का मतलब बताया जाएगा कि इनसे क्या क्या होगा। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य गाय आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, आगंतुकों को मवेशियों के बारे में, विरासत के बारे में शिक्षित करना और गायों के संरक्षण का समर्थन करना है। तो आप स्थान याद रखोगे कहां बना है? मथुरा में। मथुरा में भी कहां? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है वहां। सवाल क्या बन सकता है? हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, यह संग्रहालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित नहीं, ध्यान रखोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तुम कहोगे जी बनारस में भी तो हो सके, मोदी जी ने किया होगा। ना, बनारस में ना है, कहां है? मथुरा में है। मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। तो केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो इसका शॉर्ट नोट इतना ही बनाओगे आप, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय डैश मथुरा, और लिखना चाहो तो ब्रैकेट में विश्वविद्यालय का नाम लिख लेना। आगे चलते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया टेटनेस और डिप्थीरिया के टीके का शुभारंभ। कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, स्थान देख लो कहां से हुआ है बस। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने 21 फरवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान CRI में टेटनेस और वयस्क डिप्थीरिया TD वैक्सीन का शुभारंभ किया। ये क्या है? इसका शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित इससे किया गया है। यह वैक्सीन भारत को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP में शामिल किया जाएगा। यह पहले के टेटनेस ऑक्साइड के टीके का स्थान लेता है जो केवल टेटनेस से सुरक्षा प्रदान करता है। अब इसे TD वैक्सीन के साथ बदला जा रहा है, मतलब टेटनेस और डिप्थीरिया दोनों का काम होगा। TD वैक्सीन टेटनेस और डिप्थीरिया जैसे दो गंभीर संक्रामक बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है। टेटनेस से मांसपेशियों में दर्दनाक अकड़न होती है और जानलेवा हो सकता है ना। टेटनेस हो गया मतलब एकदम अकड़ जाता है शरीर, और डिप्थीरिया एक जीवाणु संक्रमण है जो गले और सांस लेने में प्रभावित करता है। तो दोनों बातें याद रखोगे। कहां से हुआ? हिमाचल प्रदेश। तो इतना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। क्या सही नहीं है? 21 फरवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने शुभारंभ किया, इसका शुभारंभ हिमाचल प्रदेश में हुआ। यह पहले टेटनेस TD का स्थान लेता है जो केवल तीनों स्टेटमेंट सही है। कौन सा सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए जल्दी करके निकल लिए। आगे चलते हैं। अमेरिका का प्रोजेक्ट बॉट, तो अभी हम एक अमेरिका का प्रोजेक्ट पढ़ के आए थे, सिलिकॉन से रिलेटेड जो था, है ना, प्रो सिलिका जो भी उसका नाम था, तो वो आप ध्यान रखोगे। अब ये क्या है? अमेरिका का प्रोजेक्ट बॉल्ट। व्हाट इज दिस?
समझो, एक सवाल अमेरिका, ईरान, इन सबसे जरूर बनेगा परीक्षाओं में। आसपास की जितनी भी परीक्षाएं होनी है, करंट अफेयर से सवाल बनेगा, चाहे वो ज्योग्राफी के मैपिंग से बने, चाहे इनकी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन से लेके बने। तो इसको समझिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भाई गजब आदमी है ये, प्रोजेक्ट वॉल्ट नामक 12 अरब डॉलर की एक नई पहल की घोषणा की है। तो व्हाट इज प्रोजेक्ट वॉल्ट? प्रोजेक्ट वॉल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दुर्लभ पृथ्वी धातुओं और महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार के लिए शुरू की गई 12 अरब डॉलर की परियोजना है। यह एक सार्वजनिक निजी साझेदारी है जो महत्वपूर्ण खनिजों, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की खरीद और भंडारण करेगी। मतलब रेयर अर्थ मटेरियल जो है उनके भंडारण की लेके ये योजना है। तो आप याद रखोगे प्रोजेक्ट वॉल्ट, डैश लगाओगे अमेरिका। अमेरिका का क्या है? दुर्लभ मृदा तत्वों के उत्पादन और भंडारण से संबंधित। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इसका लक्ष्य रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स के उपयोग में होने वाली आवश्यक सामग्रियों के लिए विदेशी नियंत्रित, मुख्य रूप से चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता को कम करना है। क्योंकि आज के समय में रेयर अर्थ मटेरियल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? चाइना है। वित्त पोषण संरक्षण, निजी क्षेत्र से प्राप्त 1.6 बिलियन डॉलर वो करेगा। लक्ष्य सामग्री क्या होगी? कुछ नहीं, ये सब लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, गैलियम और अन्य इस प्रकार के मटेरियल पे ध्यान दिया जाएगा। कौन सा सही है? हाल ही में रूस के राष्ट्रपति ने किया है प्रोजेक्ट वॉल्ट, गलत हो गया। प्रोजेक्ट वॉल्ट एक सार्वजनिक निजी साझेदारी है जिसे महत्वपूर्ण खनिजों और इन सबके संग्रहित किया जाएगा। 2 वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। भारत जापान का वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो देखो, ये सैन्य अभ्यास से एक सवाल जरूर आता है। जैसे अभी हम वज्र प्रहार देख के आए थे तो हमने देखा कि वो पहाड़ियों के बीच में होता है, अमेरिका के साथ होता है। तो शॉर्ट नोट जो बनवाते जा रहा हूं ना, जरूर बनाते चलो, बहुत बेनिफिशियल आपको होंगे परीक्षा के समय। आप कभी भी उठा के 4 पेज में पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हो, ये करना। उसके बाद जो परीक्षा के समय कोई भी वार्षिकी आती है, आई दृष्टि में सामान्यतः कराता ही हूं, वो कराएंगे ही। करंट अफेयर्स की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जानी है, ठीक है। चलिए, भारत जापान के वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन। तो भारत जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा होता है? धर्म गार्जियन होता है का 7वां संस्करण उत्तराखंड के, अब कहां हुआ ये भी याद रखोगे, उत्तराखंड के चौबटिया स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में। तो उत्तराखंड का चौबटिया आप याद रखोगे। आप क्या लिखोगे? धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत जापान, उत्तराखंड का चौबटिया। बस इस अभ्यास में भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के 120 जवान शामिल हैं। जापानी दल की ओर से 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक हैं, जबकि भारतीय पक्ष की ओर से लद्दाख स्काउट्स हैं, ठीक है। इस अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य सैन्य सहयोग को मजबूत करना और अर्ध शहरी वातावरण में संयुक्त अभियान चलाने के लिए दोनों सेनाओं की संयुक्त क्षमताओं को बढ़ावा देना है। भारत और जापान के अन्य सैन्य अभ्यास कौन कौन से हैं? भारत और जापान कौन से करते हैं? तो जिम्बैक्स, ये भारत जापान है, वीर गार्जियन है, धर्म गार्जियन है, शिन्यू मैत्री है, सहयोग काइजिन है, मालाबार है। तो ये सब हम जापान के साथ करते हैं, तो मोटा मोटा आपको ध्यान रहने चाहिए। धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण कहां हुआ है? उत्तराखंड के चौबटिया में, जापान के साथ हम कर रहे हैं। वेरी इजी। ये आपके लिए एक छोटी सी सूचना, अगर आप पीसीएस परीक्षा के लिए प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको न सिर्फ कक्षाएं मिले, उनके नोट्स मिले, बल्कि कोई प्रॉपर हमको चीजें समझाने बताने वाला भी हो, तो आप डिकोड एग्जाम के इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। न सिर्फ इसमें जीएस का पूरा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, बल्कि सी सेट के लिए एक अलग प्रॉपर सेगमेंट है जिसमें आपको पूरी सी सेट की क्लासेस मिलेंगी। पूरा भूगोल विषय 80-90 घंटों में मेरे द्वारा इसमें कराया गया है, जो प्रीलिम्स प्लस मेंस ओरिएंटेड है ना। क्लास में ही हम बहुत सारी चीजें आपको डिस्कस करते चलते हैं। इस बैच का बेस हमने पूरा एनसीईआरटी और जो बेसिक कंटेंट बुक्स है उनको बनाया है, और बहुत शानदार तरीके से बेस्ट डिजाइन है। आप चाहें तो डिकोड एग्जाम के इस बैच से जुड़ सकते हैं। एक इसके साथ फ्री रिफंड और है, यदि आप इस बैच से इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। प्रीलिम्स और मेंस का तो हम पूरा गाइडेंस है ही, इंटरव्यू के लिए भी हम आपको गाइड करेंगे, लेकिन यदि फिर भी आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं इस बैच से, तो हम आपको पूरी फीस रिफंड का इसमें ऑफर करते हैं, यदि आप क्लेम करेंगे तो, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से पूरा बैच डिजाइन है। आप चाहें तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल कर डिटेल में इसकी जो भी डिटेल है पता कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर वगैरह आप डिटेल में आराम से बात कर सकते हैं। चलिए, सुजीविका पोर्टल है, सुजीविका पोर्टल का शुभारंभ में, तो व्हाट इज सुजीविका पोर्टल, इसको समझते हैं। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तो देखो पोर्टल कौन लॉन्च कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस पोर्टल को लॉन्च कर रहा है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर सुजीविका पोर्टल का शुभारंभ किया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने।
यह एक एआई संचालित बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल है। क्या है? एआई संचालित बायोटेक मतलब बायोटेक्नोलॉजी डेटा उत्पाद डेटा है, जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने उद्योग भागीदार एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एंटरप्राइजेस एबल के सहयोग से विकसित किया है। सुजीविका को व्यापार सांख्यिकी डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। तो व्हाट इज दिस? व्यापार सांख्यिकी डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म मतलब टेक्नोलॉजी डिजिटली और ये व्यापार के लिए हम कैसे एक डेटा कलेक्शन बना सकते हैं, वो है। डिजाइन किया गया है जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों में आयात और संरचित प्रमाणिक डेटा प्रदान करता है कि बायोटेक्नोलॉजी में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। यह पोर्टल जैव रसायन उत्पादकों, औद्योगिक एंजाइमों और उच्च मूल्य वाले जैव प्रौद्योगिकी आयात के बारे में क्षेत्रवार जानकारी प्रदान करता है। यह आयात पर निर्भरता का आकलन भी करता है और स्वदेशीकरण की रणनीतियों का समर्थन भी करता है कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स कहां से आयात कर रहे हैं, कैसे उनको हम भारतीयकरण कर सकते हैं, कैसे उनको फिर निर्यात के लिए बना सकते हैं। यह पहल साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देती है और जैव प्रौद्योगिकी विनिर्माण में सार्वजनिक निजी भागीदारी को मजबूत करती है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सुजीविका पोर्टल बस याद रखना किसने लॉन्च किया है और हल्का सा आपको आइडिया हो किससे रिलेटेड है। हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर सुजीविका पोर्टल का शुभारंभ किया। ठीक है, यह एक एआई संचालित बायोटेक उत्पाद पोर्टल है जिसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने भागीदार एवल के सहयोग से विकसित किया है। दोनों सही है तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा क्योंकि हमसे सही पूछा है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। गेम्स से सवाल पूछे जाएंगे, जैसे अभी वुमेन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर हमने देखा था, स्मृति मंधाना है। फिर हमने पैरा वाली देखी थी तो प्रीति पाल है, पापा से मैंने आपको सब याद कराया था। 25वें शीतकालीन ओलंपिक गेम्स है ना, शीतकालीन ओलंपिक गेम्स है, कहां हुए हैं, भारत का क्या स्थान, कैसे क्या रहा, ये सब देखते हैं। ये इसका मस्कट होगा, शुभंकर होगा। तो देखो 25वें शीतकालीन ओलंपिक गेम मिलानो कॉर्टिना का आयोजन किया गया, जो इटली के मिलान और कॉर्टिना, कहां, इटली में आयोजित हुए हैं, कि शहरों में किया गया। इटली द्वारा आयोजित तीसरा शीतकालीन ओलंपिक है जिसे स्की पर्वतारोहण को पहली बार शामिल किया गया है। तो एक नया गेम शामिल किया गया है, क्या, स्की पर्वतारोहण। देखो ऐसा ही करके ये यहां आपको दिया गया है स्की पर्वतारोहण, तो आपको इसमें बढ़िया नोट्स बनेगा। आप लिखोगे 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 इटली के मिलान और कार्टेना में स्की पर्वतारोहण पहली बार शामिल गेम। फिर आ जाओ, मेजबान इटली है, यह पहला मौका है जब 2 शहरों ने संयुक्त रूप से मतलब मिलान और कार्टेना कर रहे हैं, एक शहर में ही होते थे सामान्यतः। इसका मोटो क्या है, ईट्स योर वाइब, इट्स योर वाइब। अच्छा मैं सोचा ईट योर वाइब, इट्स योर वाइब, ये तुम्हारी मतलब अंदर की स्पिरिट है। शुभंकर क्या है, टीना और मिलो, तो टीना और मिलो क्या है, 2 नेवले हैं, वो इसके शुभंकर है। तो आप याद रखोगे इसका मोटो क्या है और ये क्या है, ये दोनों पूछे जाते हैं पेपर में। फिर नए खेल स्की पर्वतारोहण ने शीतकालीन ओलंपिक में आधिकारिक तौर पर शामिल किया है। भारत इसमें कोई भी पदक नहीं जीत पाया है। नॉर्वे ने कुल 41 पदक जीतने के साथ तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला शीतकालीन ओलंपिक फ्रांस में आयोजित किया जाएगा 2030 में। भारतीय मशाल वाहक अभिनव बिंद्रा जी थे। बस इतनी कहानी इसमें हमें पढ़नी है, फालतू कुछ नहीं पढ़ना है। नोट्स में ये सब बातें आपके आ जानी चाहिए जो महत्वपूर्ण थी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 6 से 22 फरवरी को इटली के मिलान और कार्टेना में 25वें शीतकालीन खेलों का आयोजन हुआ, तो बिल्कुल ठीक है। नॉर्वे ने कुल 41 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत 25 पदकों के साथ, भारत को कोई पदक ही नहीं मिला। 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। 40 प्रश्न हैं आज की कक्षा में, क्योंकि पूरे 14-15 दिन का कंटेंट है, तो बस 5-10 मिनट और। उत्तर प्रदेश में जेवर में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है इंटरनेशनल, आपको पता है। 3700 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा सेमीकंडक्टर संयंत्र। क्या है, किस कंपनी का है, बस इतना ध्यान रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में 3700 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, के सेमीकंडक्टर संयंत्र की वर्चुअल आधारशिला रखी है। यह परियोजना भारत के HCL समूह और ताइवान के फॉक्सकॉन का संयुक्त उद्यम है। तो आप ध्यान रखना, HCL और फॉक्सकॉन इन दोनों का संयुक्त उद्यम है और उत्तर भारत की पहली प्रमुख सेमीकंडक्टर इकाई है। HCL समूह और फॉक्सकॉन के बीच 60-40 का रेशियो है, सब चीजों का होगा, है ना। चलिए, HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इतना बड़ा एक तकनीकी संयंत्र जो है
सेमीकंडक्टर संयंत्र में भारत की कंपनी की हिस्सेदारी भी 60-40% है। तो ये सब बातें हैं। फिर 21 फरवरी को जेवर में इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड के सेमीकंडक्टर वर्चुअल आधारशिला रखी। यह परियोजना भारत के HCL समूह और ताइवान के फॉक्सकॉन, बस इतनी ही बात इसमें याद रखने वाली है। तो जो क्वेश्चंस है ना वो उस घटना के निचोड़ होते हैं, तो क्वेश्चंस में जो डेटा होता है उसको आप जरूर ध्यान रखा करिए। दोनों सही हो जाएंगे। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। केरल बना एक व्यापक शहरी नीति का मसौदा तैयार करने और उसे मंजूर करने वाला पहला भारतीय राज्य। तो देखो केरल काफी चर्चा में है लगातार से। केरल का नाम बदला गया है और भी केरल ने एक पॉलिसी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वृद्धों के लिए अलग से बजट डिसाइड किया था, उसलिए भी चर्चा में। तो यहां से एक सवाल एक्सपेक्टेड है। केरल जलवायु अनुकूल शहरों के नेटवर्क में 2050 तक राज्य को परिवर्तित करने के उद्देश्य से एक व्यापक शहरी नीति का मसौदा तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। शहरों के लिए प्रॉपर काम करेगा। यह नीति तीव्र विकेंद्रीकृत शहरीकरण को संबोधित करती है, जिसका लक्ष्य 2050 तक 80% शहरीकरण हासिल करना है, जिसमें टिकाऊ बुनियादी ढांचे, समावेशी विकास, पर्यावरण इन सबका ध्यान रखा जाएगा। यह नीति समग्र शहरी विकास के उद्देश्य से स्मार्ट योजना और पारदर्शी शासन पर जोर देती है। तो आपको सिर्फ इतनी ही बात याद रखनी है जो इसमें दिया है। दूसरा इसका ये डेटा आप याद रखोगे बस। तो जो हेडिंग और ये डेटा है, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। सवाल, भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अगले 25 वर्षों के लिए मार्गदर्शन करने वाली व्यापक शहरी नीति का मसौदा तैयार किया है। अगले 25 वर्ष 2050 तक की बात की गई है ना, और 80% शहरीकरण का लक्ष्य रखा गया है। कौन है? दैट इज केरल। तो एक नए टाइप का क्वेश्चन है, इसे ब्लैंक देके मैंने बना दिया है। स्टेट ऑफ एनर्जी इनोवेशन 2026 रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट में क्या आपको याद रखना है, बार बार बोलता हूं, कौन जारी कर रहा है, भारत की स्थिति क्या है, अदर कोई महत्वपूर्ण फैक्ट है तो वो देखो। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इसको जारी करती है, IEA इसको जारी करती है, द स्टेट ऑफ एनर्जी इनोवेशन। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने हाल ही में स्टेट ऑफ एनर्जी इनोवेशन रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु लक्ष्यों के साथ साथ भू राजनीति, प्रतिस्पर्धा और ऊर्जा सुरक्षा से ऊर्जा नवाचार को तेजी का आकार मिल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 के शुरू में की गई नवाचार संबंधी नीतियों में तकनीकी नेतृत्व और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी पेरिस स्थित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है, 1974 में स्टैब्लिश हुआ है। स्थापना 1974 में हुई। सदस्यता 31 देश है। भारत एक सहयोगी सदस्य देश है। उद्देश्य ये सब है, मुख्यालय यहां है। रिपोर्ट बर्ड्स एनर्जी आउटलुक, एनर्जी इन्वेस्टमेंट और एनर्जी आउटपुट। ठीक है, भारत की रैंकिंग इसमें नहीं होगी, इस प्रकार की कोई रैंकिंग नहीं होगी। कौन सा सही नहीं है? तो देखो पहला तो सही है, IEA जारी करती है स्टेट ऑफ एनर्जी इनोवेशन रिपोर्ट। IEA एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है, भारत इस संगठन का पूर्ण सदस्य नहीं है, सहयोगी सदस्य है। थोड़ा डीप सवाल है तो इतने डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी अभी पढ़ा है तो ध्यान है तो याद रख सकते हैं, तो रख लीजिएगा। बाकी ये रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है ये जरूर आप ध्यान रखेंगे, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। INS कृष्णा, अभी एक पढ़ के आए थे हम, अंजदीप, उसको याद रखोगे। INS कृष्णा पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण पोत। तो आप देख रहे हो ये INS कृष्णा लिखा हुआ है और यहां क्या हुआ है, भारतीय नौसेना के लिए पहले स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण पोत जिसका नाम कृष्णा है, 16 फरवरी 2026 को चेन्नई के कुट्टुपल्ली स्थित L&T शिपयार्ड में लॉन्च किया गया। तो कौन लॉन्च कर रहा है? L&T शिपयार्ड। ठीक है, चलिए कहां हुआ है लॉन्च, जिसका नाम कृष्णा है, चेन्नई में हुआ है, और वो भी विशाखापत्तनम या चेन्नई में ही था, देख लेना। मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित यह पोत महिला और मित्र देशों के कैडेटों सहित अधिकारी कैडेट को प्रशिक्षण देने के लिए डिजाइन किया गया है। 2026 के अंतर्गत इसको सौंपने का लक्ष्य है। कृष्णा 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों में से पहला है जिसका निर्माण लॉर्सन एंड टुब्रो L&T इसका निर्माण कर रही है। भारतीय सेना के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित अनुबंधों का एक ग्रुप है। तो L&T इसका निर्माण कर रही है कृष्णा का, और ये क्या है? कैडेट प्रशिक्षण पोत है। तो इसको INS कृष्णा लिखोगे, पहला स्वदेशी है, कैडेट प्रशिक्षण पोत है, और 3 बनेंगे इसमें, उनमें से ये एक है। L&T इसका निर्माण कर रही है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, याद रखना, रटना जिसको भी कहते हैं वो आप ध्यान रख लेना। उद्देश्य, नौवाहन, समुद्री कौशल, जहाज संचालन में कैडेटों को प्रशिक्षित करने के लिए एक तैरता हुआ कक्षागृह है। मतलब उनकी क्लास चलेगी वहां की, कैसे मैनेज की जाती हैं चीजें, और तैरते हुए उसमें क्लास चल रही है। वाह मोदी जी, मजे ही मजे। इसमें 20 अधिकारी, 150 नौसैनिक और 200 कैडेट रह सकते हैं। उन्नत कक्षाओं, प्रशिक्षण पुल अत्याधुनिक सिमुलेटरों से सुसज्जित है। मतलब लाइव उनको सिखाया जाएगा कि देखो जहाज ऐसे मुड़ गया, तुमको ऐसे मुड़ना था जी। तो इस प्रकार की चीजें हैं, प्रैक्टिकलिटी के आधार पर है। 16 फरवरी को चेन्नई के कुट्टुपल्ली स्थित L&T शिपयार्ड में
भारतीय नौसेना के लिए दूसरा स्वदेशी, दूसरा नहीं है, देखो ये पहला है ना, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है। कृष्णा, INS कृष्णा, यह पोत महिला और मित्र देशों के कैडेट सहित सभी अधिकारी कैडेटों को प्रशिक्षण देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री JP नड्डा टू लॉन्च 2 लैंडमार्क इनिशिएटिव, सही और बोध, ये क्या है देखो समझो। 17 फरवरी 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI पैक्ट समिट, इसी में वो पैक्ट सिलिका हमने साइन किया है और इसी में ये है, भारत ने स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक सुरक्षित, नैतिक और संरचित ढांचा स्थापित करने के लिए सही क्या है, भारत के लिए स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता है ना, सही, और बोध बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ AI, मतलब डेटा AI का यूज करके हेल्थ का भी डेटा हम लोगों का रखेंगे, शुभारंभ किया। भारत के लिए स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की रणनीति, सही है ना, एक राष्ट्रीय ढांचा है तो स्वास्थ्य सेवाओं में कैसे AI का यूज हो सकता है, तो सही और बोध ये है, बोध डेटा रखना है, सही उनका कैसे इंप्लीमेंटेशन किया जा सकता है ये है। जो स्वास्थ्य सेवा में AI को सुरक्षित, नैतिक और समावेशी रूप से अपनाने में मार्गदर्शन करता है। बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ AI, स्वास्थ्य सेवा में AI मॉडल का प्रदर्शन का मूल्यांकन और सत्यापन करने के लिए विशेष मंच है। इसे IIT कानपुर ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण सहयोग से विकसित किया है। तो आप याद रखोगे सही और बोध क्या है, मोटा मोटा लिख लेना, हेल्थ में AI के अनुप्रयोग आधारित 2 चीजें हैं, बस इतना ही याद रखना है। किसने डेवलप किया, IIT कानपुर ने, बस इसके सिवा कुछ नहीं, इतना ही इसमें याद रखने योग्य है। कौन सही नहीं है, 17 फरवरी को परिवार कल्याण मंत्री ने नई डिजिटल सही और बोध का शुभारंभ किया। भारत के लिए स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की रणनीति, सही, एक राष्ट्रीय ढांचा है जो स्वास्थ्य सेवा में AI को सुरक्षित, नैतिक और समावेशी रूप से अपनाने में मार्गदर्शन करता है। बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म, स्वास्थ्य सेवा में AI मॉडल का प्रदर्शन, मूल्यांकन, सत्यापन करने के लिए विशेष मंच है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। PM मोदी अनवील्स मानव विजन फॉर इथिकल इंक्लूसिव AI गवर्नेंस, दैट इज इंपॉर्टेंट है ना, यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत द्वारा किए गए प्रयास, हालिया प्रयास, उसमें आप मेंस में इसको इंक्लूड कर सकते हो। प्रधानमंत्री का मानव विजन, व्हाट इज दिस, देखो समझो। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI समिट, अब याद करो इसकी डेट क्या थी, 16 से 20 फरवरी, याद रखना। 26 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नैतिक और समावेशी AI के लिए 5 स्तंभों वाला मानव यानी मानवीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। 5 पिलर से MANAB, ये देखो ये है AI के लिए मानव, मोरल एंड इथिकल सिस्टम, अकाउंटेबल गवर्नेंस, नेशनल सोवरेनिटी, एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव और वैलिड एंड लेजिटिमेट। तो प्रधानमंत्री ऐसे नामकरण देने में तो टॉप के आदमी हैं। इस परिकल्पना में 5 प्रमुख स्तंभ हैं। मानव विजन के 5 प्रमुख स्तंभ क्या है, M मोरल और इथिकल, नैतिक और प्रणाली, A जवाबदेह शासन, अकाउंटेबल गवर्नेंस, अंग्रेजी में याद करना तो याद रहेगा, N राष्ट्रीय संप्रभुता, नेशनल सोवरेनिटी, A सुलभ और समावेशी, तो ये क्या है, एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, और V वैध और न्याय संगत प्रणाली, वैलिड एंड लेजिटिमेट जो प्रणालियां हैं उन सबको कि समाज के लिए हम ऐसा काम करें, इनको ही कनेक्ट कर करके डिटेलिंग दी है। तो इस मानव स्तंभ को आप मेंस में कहीं भी यूज कर सकते हैं, मेंस में कहीं भी यूज कर सकते हैं, बहुत काम की चीज है। केवल अगर कम स्पेस 125 शब्द का है तो मानव विजन लिख दीजिए, और ज्यादा है तो मानव MANAV करके पूरा लिख दीजिए, ठीक है। चलिए क्या कौन सा सही है, तो मानव विजन पूछ भी सकता है किसने लॉन्च किया, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने नहीं किया है, प्रधानमंत्री ने किया, गलत हो जाएगा। इस परिकल्पना में 5 प्रमुख स्तंभों की रूपरेखा दी गई है, बिल्कुल ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है। हमसे पूछा है सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। संभवतः आज की उसका अंतिम सवाल, रॉब जेटेन नीदरलैंड के सबसे युवा और समलैंगिक प्रधानमंत्री बन गए हैं, और रॉब जेटेन है ना। तो हाल में ही जो LGBTQ कम्युनिटी है, समलैंगिकता पे आधारित कम्युनिटी है, एक TMC ने भी एक सांसद राज्यसभा भेजी अपनी, वो शायद सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है। हाल ही में 38 वर्षीय रॉब जेटेन, तो याद रखना रॉब जेटेन, भाई इव रॉब जमेगा हमारा, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। नीदरलैंड के सबसे युवा और पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री चुने गए हैं। 38 वर्षीय नेता ने अक्टूबर में हुए चुनाव में अपनी डेमोक्रेट 66 के साथ जीत का दावा किया है।
जिटेन ने पीपुल्स पार्टी फॉर फ्रीडम डेमोक्रेसी और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर एक मध्य दक्षिणपंथी अल्पसंख्यक सरकार का गठन किया है। मतलब पहले चुनाव हुए थे, सरकार कुछ और बनी, लेकिन बीच में सरकार टूटी और ये प्रधानमंत्री बने हैं। तो जॉब बैटन को याद रखोगे, रॉब जेटन, हे भगवान, रॉब जेटन को याद रखोगे, ठीक है, नीदरलैंड के। हाल ही में रॉब जेटन किस देश के सबसे युवा और पहले ओपनली, खुले तौर पर, मतलब वो स्वयं को घोषित करते हैं कि मैं समलैंगिक हूं, प्रधानमंत्री चुने गए हैं, दैट इज नीदरलैंड। आप बात याद रखेंगे, है ना। चलिए, तो इसी के साथ आज की ये क्लास, जो हमने पूरे 15 दिन का करंट अफेयर्स एक साथ कर लिया है, अगली 2 क्लासेस में मार्च का भी फटाफट कवर कर लेंगे, डोंट वरी। मार्च लास्ट होते होते हम करंट अफेयर्स को पूरा ग्रिप कर लेंगे, है ना। जनवरी से शुरू श्रृंखला लगातार चल रही है। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है जरूर बताते चलिएगा। मेरे से कोई भी बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। इंस्टाग्राम पे @shivam_shb27 आप ढूंढ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी सेम है, @shivam_shb27 आप वहां मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पर मैं शिवम वार्ष्णेय के नाम से हूं, तो आप चाहें तो वहां मेरे से बातचीत कर सकते हैं। जो भी आपको पूछना पाचना है, कुछ गाइडेंस चाहिए, भाई के नाते मदद चाहिए, जो भी आप चाहें बात कर सकते हैं। तो आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिएगा। शानदार तरीके से 15 दिन का करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट किया। क्लास में आते हो तो नोट्स जरूर बनाया करो, बार बार कहता हूं, उसको फॉलो करो, पढ़ते रहो, पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन करते रहो, बहुत जरूरी है। इस क्लास को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को अपने दोस्त सखा मित्र मंडलियों में साझा कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।